यस सर। ओके, चलो। ठीक है सर, आप लोगों को भी गुड इवनिंग। ठीक है, अगेन। अच्छा, तो कॉर्पोरेट लॉ का एक्चुअली ये जो टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएमए इंटर, एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव, हर लेवल के लिए ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, ये टॉपिक का नाम है कंपनी लॉ। अच्छा, फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो लोग पढ़ेगा उनको बेसिक्स ही सिर्फ पढ़ना है। जैसे बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फिर फाउंडेशन स्टूडेंट्स को और माथा नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्लास बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल के लिए ही चलता है। लेकिन क्योंकि मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ और यही बेसिक्स फाउंडेशंस का ही बेसिक्स है, तो फाउंडेशन का बेसिक्स जो है वो सीएमए इंटर में भी काफी डिटेल्स में है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी डिटेल्स में है, एज वेल एज सीए इंटर गुड में भी इवनिंग सर। डिटेल्स में है। यस सर, गुड इवनिंग। तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स को जैसे ये गुड इवनिंग कंपनी सर। लगा। यस अभिजीत, गुड इवनिंग। फाउंडेशन स्टूडेंट को जैसे ही बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फाउंडेशन स्टूडेंट्स का काम खत्म। वो फिर दूसरा जो लॉ का, बिजनेस लॉ का क्लास है, सिर्फ उतना करेगा जब तक ये बेसिक्स चलेगा, उसको करेगा। ठीक है, यानी ये कॉर्पोरेट लॉ का क्लास है, समझ रहे हो। एवरी फ्राइडे हम लोग कॉर्पोरेट लॉ ही पढ़ते हैं। और इसलिए कॉर्पोरेट लॉ में क्योंकि मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा, इसलिए मैं सबको बोला कि जो भी बेसिक्स जिसका जिसका है उस हिसाब से मैंने ले लिया। फाउंडेशन लेवल में सीए में ही सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ का चीजें दिया है, सीए में या सीएस में। सीएस में हल्का फुल्का है कुछ पॉइंट्स सीएस फाउंडेशन में, बट सीए में फाउंडेशन में दिया नहीं। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स, क्योंकि इवन कुछ लोग डायरेक्ट एंट्री करते हैं। डायरेक्ट एंट्री माने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके डायरेक्टली इंटरमीडिएट में आते हैं, जिसको कुछ नहीं पता लॉ क्या है, तो उन्हें भी पढ़ना चाहिए। हाँ, कोई होगा जो फाउंडेशन लेवल में कॉर्पोरेट लॉ पढ़ के आया है बेसिक्स, उनको लगेगा कि सर ये सब तो पढ़ के आए हैं, कोई बात नहीं सर, पढ़ के आए हो तो दोबारा पढ़ लो, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रांग होने से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है बेसिक लेवल से, और आपको कॉर्पोरेट लॉ का बाकी जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आना इजी लगेगा। माने क्योंकि आज नहीं तो कल सबको तो इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ना ही पड़ेगा। और इंटर में जो लोग हैं जो कभी बेसिक्स पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए भी जरूरी है। और जो पहले कभी पढ़ चुका है, लाइक अगर किसी ने फाउंडेशन करके आया है, तो फिर उनको लगेगा ये सब पढ़े हैं तो रिपीट हो जाएगा, और क्या। और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बातचीत होगा, केस स्टडीज वगैरह एक्सेट्रा। चलो स्टार्ट करने दो, फिर पता लग ही जाएगा कि कहानी कहाँ खत्म होता है। कंपनीज एक्ट 2013, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है, ये बेसिकली हमारे देश में कंपनी को चलाने का लॉ है। ठीक है, इस लॉ का नाम ही है कंपनीज एक्ट 2013। इसको पॉपुलरली कॉर्पोरेट लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, ये ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर है सबको, एक बार कंफर्म करो मुझे। हाँ ऑनलाइन सर। सर हाँ सर। जो कॉर्पोरेट मतलब इसे क्या होता है इसमें? कॉर्पोरेट शब्द का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट शब्द का मतलब है कंपनी। कंपनी को ही कॉर्पोरेट कहा जाता जैसे कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, कंपनी लेवल को ही पड़ता है। जब तुम कंपनी में काम करते हो वही कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, नथिंग मोर देन दैट। ये कॉर्पोरेट शब्द कंपनी से ही आया है। ठीक है, अब इसमें बड़ा नॉर्मली देखना, कुछ लोग बोलते हैं आई एम इन एमएनसी। ठीक है, मैंने एमएनसी मैंने मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल कंपनी, तो वही सब चीजों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोलते हैं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्ल्ड के लिए जो लॉ बना है बिजनेस को संभालने के लिए, उस लॉ को कॉर्पोरेट लॉ कहा जाता है। ठीक है, दैट्स इट। अगर किसी किसी जगह में तुमको दिखेगा कंपनीज एक्ट, किसी जगह में तुमको दिखेगा कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, चाहे कुछ भी दिखे, मतलब तो उसका सेम ही होता है। तो हम लोग एकदम बेसिक बात करेंगे। इसका एडवांस पोर्शंस में बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एकदम बेसिक चर्चा करना आज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या चर्चा होगा, लाइक कंपनी सेक्शन 13 के अंदर ये पढ़ा जाता है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इट्स फीचर्स। माने ये जो कंपनी बनाना का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बनता है, कंपनी या उसका जो बिजनेस। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्टाइल में बनाया जाता है। आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी बना सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाइए जो हमारे आजू बाजू में, अगल बगल में जो दुकान देखते हैं। ठीक है,
ये भी बिजनेस कर रहे हैं। आप यहाँ पे बाहर से जाओगे, केस्टोपुर मार्केट पार करके वीआईपी रोड, न्यू टाउन, जहाँ भी जाओगे आपको दुकान भरा पड़ा मिलेगा। तो जो भी दुकानदार है वो बिजनेसमैन है, ये सुन। लेकिन क्या हर दुकानदार कंपनी चला रहा है? कैसे पता चलेगा कॉमन सेंस में कि कोई पर्टिकुलर दुकान कंपनी है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हूँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे आप पता करोगे कि कोई पर्टिकुलर दुकान कंपनी है? हाउ यू विल गेट टू नो? हाँ, अगर किसी दुकान में प्राइवेट लिमिटेड का टैग लगा हुआ है, वेरी गुड। और क्या, कैसे पता लगा सकते हो? सीओ लिखा है। हाँ, और क्या, सीओ लिखा रहने से? अगर किसी के नाम पे, चलो ये एक अच्छा पॉइंट तुमने उठाया, सीओ डॉट अगर कहीं पर लिखा रहेगा वो कंपनी नहीं होता है। आता हूँ सर बात। ये कंपनी ही होता है, मैंने इसका नाम कंपनी है। हाँ। ये जो डॉट को या इस तरह होता है ना कि बताता हूँ, ऐसे नाम होगा। सपोज तेरा नाम ऋतिक है, इसका नाम निरंजन है, ऋतिक निरंजन एंड को, ऐसा करके लिखा रहेगा। एंड को ऐसा करके लिखा रहता है, ठीक है, एंड को, एंड एसोसिएट्स, ऐसे आपको दिखेगा। एसोसिएट होता है चार्टर्ड फार्म, कॉस्ट फार्म, लॉ फार्म, ये सब एसोसिएट्स पे होता है। और उसी एसोसिएट्स होगा या तो एंड को नाम पे होगा, ठीक है, एंड को या एसोसिएट्स, ऐसे ही नाम होता है, ठीक है। तो एंड को या एंड एसोसिएट्स, को का मतलब कंपनी ही है। अच्छा। ध्यान से समझना बात को, को का मतलब कंपनी ही होता है, एसोसिएट्स का मतलब पार्टनरशिप फार्म के लिए एसोसिएट करके कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, ये पार्टनरशिप फार्म को डिनोट करता है। अगर किसी के नाम के पीछे या आगे कहीं पर भी कंपनी वर्ड कभी नहीं लिखा होता, अगर वो कंपनी है तो, मैंने कंपनी सब जहां मिलेगा वो कंपनी नहीं है। किसी के नाम के, बिजनेस के नाम के पीछे या आगे अगर कंपनी शब्द है, बार बार बोल रहा हूँ, तो वो शब्द अगर कंपनी बोल के हैं तो वो कंपनी नहीं है। ऐसे कंपनी शब्द होगा नहीं, एंड को रहता है, नॉट, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस है। तो कंपनी कैसे फाइंड आउट करोगे? प्राइवेट लिमिटेड मैंने पीबीटी एलटीडी, या फिर पब्लिक लिमिटेड या पब्लिक कंपनी, ऐसा करके लिखा है। लिमिटेड लिखा है। हाँ, पब्लिक लिमिटेड करके लिखा रहेगा, या ओनली एलटीडी करके लिखा रहेगा। एलटीडी तो गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर्स। पब्लिक लिमिटेड मतलब, पब्लिक लिमिटेड का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हो सकता है, एज वेल एज स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी भी पब्लिक लिस्टेड हो सकता है। माने जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है वो कंपनी अपने आप को प्राइवेट शब्द नहीं यूज कर सकता। जैसे हम लोग HDFC बैंक में जाते हैं, खाता है HDFC में है, ICICI में, कोई बात नहीं, चलो कोई ना कहीं से होने से ही रहेगा। सपोज आपका ICICI बैंक में खाता है, नॉर्मली हम लोग, आम जनता क्या समझती है, प्राइवेट बैंक है। आम जनता बोलते हैं ना ये सब प्राइवेट बैंक, HDFC, ICICI, कोटक, है ना, दीज आर दी पॉपुलर, एक्सेस, है ना, दीज आर दी पॉपुलर प्राइवेट बैंक। तो क्या ये अपने नाम के आगे पीछे प्राइवेट वर्ड यूज करता है? कभी देखे हो ऐसा? हाँ, तुम देखना HDFC बैंक लिमिटेड लिखा रहेगा या ICICI बैंक लिमिटेड लिखा रहेगा। यही लिखा है। यही लिखा रहता है, क्योंकि ये हो सकता है प्राइवेट ओनरशिप में चलने वाला एक कंपनी है, लेकिन ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है सर, तो ये पब्लिक। मतलब सर ऐसा हो सकता है कि पब्लिक जो कंपनी का शेयर्स पब्लिक के पास, जो, हाँ, अगर एक शेयर्स भी पब्लिक के हाथ में गया तब भी वो ऑटोमेटिकली पब्लिक लिस्टेड, माने पब्लिक कंपनी के नाम पे हो जाएगा। और पब्लिक का मतलब सरकारी भी होता है। पब्लिक का मतलब जैसे कि कोल इंडिया, ये बंदा कोल इंडिया में जॉब करता है, ठीक है, तो कोल इंडिया ये कंपनी भी है एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी। माने ये नॉर्मल कंपनी एक्ट भी उसके ऊपर लागू होता है, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट के अंदर भी आएगा, एज वेल एज वो सरकारी कंपनी भी है। तो उसमें जैसे कोल इंडिया, ONGC, BPCL, HPCL एटसेट्रा, जितना भी सरकारी, ठीक है, 9 जेम्स, सेल, भेल, है ना, इस तरह का जो भी नाम तुम लोग सुने हो सरकारी लेवल में, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट है, लेकिन एज वेल एज कंपनी भी है, या सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी पे पब्लिक वर्ड यूज करता है, और एनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी भी पब्लिक वर्ड उनको यूज करना। ये जो PSU PSU का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दैट मींस सरकार के अंडर पे, जैसे कि PSU बैंक्स, ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, PSU बैंक्स माने सरकार के अंडर पे चल रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एज वेल एज अगर वो स्टॉक मार्केट में है तो भी वो पब्लिक हो गया।
ये पीएसयू एक वर्ड है, सरकार के अंडर पे है या सरकार का स्टेक है उसमें। जैसे अगर किसी बिजनेस पे गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो जाए तो उस बिजनेस को हम लोग सरकारी बिजनेस बोल सकते हैं। नॉर्मली इसको 51% से बोला गया है। या अगर किसी भी बिजनेस पे गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे क्या बोलते हैं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर 50% से ज्यादा मतलब 51% स्टेक होल्ड कर लेता है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो जाता है, और उससे हम लोग पीएसयू टैग भी लगा देते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऐसा। तो बीच में सर वोडाफोन और आइडिया का भी शेयर गवर्नमेंट लिया ना? नहीं, ऐसा कोई कहानी मेरे पास तो है नहीं। सर देखिए गवर्नमेंट खरीद लिया है, नहीं, प्राइवेट नहीं कर सकते। खरीदा है सर। अच्छा ठीक है, बाद में झगड़ा करके देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका नॉर्मल कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चल रहा है तो क्या उस पर कंपनीज एक्ट लागू होगा? ना। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो तो क्या पार्टनरशिप बिजनेस पे कंपनीज एक्ट लागू होगा? इसमें ना। क्यों नहीं होगा? पार्टनरशिप बिजनेस कंपनी नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस को देखने के लिए पार्टनरशिप का एक मॉडर्न वर्जन भी है और एक पुराना वर्जन है। 1930 का एक एक्ट चलता है, 1932 पार्टनरशिप एक्ट, जो ओल्ड वर्जन ऑफ पार्टनरशिप है। और एक न्यू पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट है जिसको एलएलपी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। ठीक है, इसके लिए दोनों के लिए अलग एक्ट है। एक 1932 पार्टनरशिप एक्ट है, एक एलएलपी एक्ट 2008 है। तो पार्टनरशिप बिजनेस का जो एक्ट है वो अलग है, वो भी पढ़ा जाएगा आप लोगों को। तो उनमें क्या डिफरेंस है किसमें? एलएलपी और नॉर्मल पार्टनरशिप में हम्म, वो तब भी बताएंगे, फिर भी क्योंकि पॉइंट छेड़ लिया तो एक पॉइंट बोल देते हैं, क्योंकि अलग बात हो जाएगा थोड़ा। ऐसे मैं बोलते बोलते बोलूंगा। एलएलपी एक्ट और 1932 वाला पार्टनरशिप एक्ट में फर्क इतना है कि जो पार्टनरशिप का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वो 1932 वाला लॉ के अंदर ही है। एक पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम 100 लोग मिला के पार्टनरशिप बना सकता है। लेकिन हम लोग नॉर्मली देखते हैं 2-4 लोग मैक्सिमम पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं, तो मिनिमम 2 लोग चाहिए होता है। और पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, हर पार्टनर का एक लाइबिलिटी होता है, लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब सबसे बड़ा जो है नॉर्मल पार्टनरशिप में, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बिजनेस है और जो 2008 वाला पार्टनरशिप बिजनेस में है, इसका बीच में जो मेन डिफरेंस या मेन अंतर जो है कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट में अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हो, सपोज ए, बी एंड सी एंड डी, ये 4 लोग मिलके एक पार्टनरशिप चला रहे हैं। ठीक है, तो एबीसी, यस गुड इवनिंग सर, एबीसीडी मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं। तो अगर वो 1932 के अंदर है तो इनका माने जो भी मार्केट में लाइबिलिटी होगा, माने एबीसीडी एंड को, ये मानो एक पार्टनरशिप बिजनेस है, या एंड एसोसिएट्स, ये मार्केट से लोन लिया, इनका फार्म लोन लिया, लेकिन फार्म लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सभी पार्टनर अनलिमिटेड लायबल हो जाएगा। माने अगर फार्म का लोन है तो फार्म अगर रिपे नहीं कर पाएगा तो फार्म को अकेला नहीं, नॉर्मली फार्म को पकड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल हर कोई लायबल है। तो बेसिकली नॉर्मल 1932 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट में चलता है। मानो ये 4 लोग मिला के पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं, बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, हाँ ये लोगों को इक्वली देना है, ये सब एटसेट्रा कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन जब लोन रिपे नहीं हो रहा है तो ए भी फुल्ली लायबल है, बी भी लायबल है, सी भी लायबल है, डी भी लायबल। इवन आप अगर मानो इसको, अगर मैं एकदम साधारण तरीके से बोलो तो मानो आप अगर जिस घर पे सोए हुए ना सर, वो आपका घर भी उठा के लेके जा सकता है बैंक, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और लिमिटेड लायबिलिटी जो एलएलपी कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट है। ये एलएलपी कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, एलएलपी कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनी पे ही लागू होता था, पॉइंट टू बी नोटेड। ये लिमिटेड लायबिलिटी, अभी इसके बारे में बहुत चर्चा होगा, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट जगह है इस कंपनीज एक्ट का, कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होता है, माने कंपनी का लायबिलिटी और कंपनीज का जो मेंबर्स है, माने शेयर होल्डर का लायबिलिटी अलग होता है। अलग होता है माने कंपनी जब बन जाता है, कंपनी जब बन जाता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में बन गया। ठीक है, अब जैसे मानो कि तुम दोनों मिलकर एक कंपनी बनाया, तो तुम दोनों मिलकर अगर एक कंपनी बनाया तो कंपनी का जो मार्केट है, कंपनी का जो नाम है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, वो जैसे ही बना, कंपनी जैसे ही बन जाता है, कंपनी का लायबिलिटी अपना लायबिलिटी, माने मार्केट में अगर मानो 1 करोड़ का लोन कंपनी ने दिया है तो वो कंपनी के एसेट से ही रिपे किया जाएगा, उसका शेयर होल्डर लोग उसके लिए लायबल नहीं होता है। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है,
ये एक्चुअली आगे जाके डिस्कशन था, बट तुमने पूछा तो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। कंपनी का जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक कंपनी के अलावा पहले किसी को नहीं था, लेकिन 2008 में सरकार ने देखा कि हर कोई तो कंपनी नहीं बना सकता, लेकिन पार्टनरशिप काफी लोग बनाते हैं। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि बिजनेस को थोड़ा इजी करने के लिए या बिजनेस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंपल करने के लिए पार्टनरशिप मॉडल में भी लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए, ताकि पार्टनरशिप बिजनेस करके भी आप कंपनी जैसा एनवायरनमेंट अचीव कर पाओ। तो फिर कंपनी का ही कॉन्सेप्ट जब पार्टनरशिप बिजनेस पे लगाया गया तो वो एलएलपी कॉन्सेप्ट में डेवलप किया गया। इसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। दैट मींस पार्टनर का लायबिलिटी एंड पार्टनरशिप का लायबिलिटी अलग है। मैंने अगर पार्टनरशिप बिजनेस ने एलएलपी बिजनेस अगर मार्केट से 1 करोड़ का लोन लिया है तो एलएलपी बिजनेस का पार्टनर पर्सनली कोई लायबल नहीं, अच्छा, पर्सनली कोई लायबल नहीं, उसका बिजनेस लायबल है। बिजनेस की संपत्ति है, उठा के लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका पर्सनल घर, आपका पर्सनल गाड़ी, आपका पर्सनल जो भी संपत्ति है, उस पर बैंक कुछ नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस आपने कोई नियम तोड़ा। जो माने जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस है, अगर आप ये सब तोड़ देंगे तो फिर ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अगर रूल सही है, आपने सब कुछ ठीक ठाक से पालन किया, ठीक है, कोई रूल आपने नहीं तोड़ा, तो फिर लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट कभी आपसे छीना नहीं जाएगा। मैंने बैंक कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई हमें आपका बिजनेस नहीं रिपे कर पा रहा है तो आप अपने पर्सनल संपत्ति से हमें लोन रिपे करो, ये नहीं बोल सकते। यही यही चीज नॉर्मली एक कंपनी एंजॉय करता है, ठीक है। एक कंपनी, इसीलिए लोग कंपनी बनाते हैं। एक क्वेश्चन था, जल्दी बोल। जैसे कि कोई उड़ान हो रहा है, ठीक है, हाँ। कोई जैसे कोई बैठ जा बैठ जा बैठ जा, और खुद भी डिस्टर्ब कम हो और दूसरे को भी डिस्टर्ब कम हो। हाँ हाँ, मेरे को तेरा नींद का किस्सा पता है। जैसे सर कोई एक हाँ प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जैसे यही यही वाला एलएलपी कर रहा है, हाँ तो एलएलपी करने के बाद में फिर जैसे बैंक से लोन मिल सकता है। जैसे दिखा दिए कि प्रोग्राम होने वाला इतना खर्चा है, ठीक है, अभी मुझे इतना पैसा चाहिए, तो पैसा मिल सकता है। तो आप तुमको बिजनेस दिखाना पड़ेगा, अपने एलएलपी बनाने से ही लोन नहीं मिल जाता। तुमको बिजनेस का एक्सपोजर दिखाना पड़ेगा, बैंक वाले उस चीज में सेटिस्फाइड होंगे कि ये सच में बिजनेस है, ठीक है, तभी जाके तुमको लोन देगा। ऐसे थोड़ी है कि उड़न छू करके एक कंपनी बना लिया किसी से, ऐसे कोई ना कोई सीएस सीएमए के पास जाओ, वो एक कंपनी बना के दे देगा, उसका प्रोसेस को पूरा फुलफिल कर लेगा। यही प्रोसेस आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, सिर्फ सिखाऊंगा कि कंपनी कैसे बनाया जाता है, कंपनी बनाने के लिए क्या कागज चाहिए होता है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। लेकिन कंपनी बनाने से ही आपको लोन मिल जाएगा ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। लेकिन लोन मिलने के लिए कंपनी बनाना एक कंपलसरी मेथड है, एक कंपलसरी मेथड है ये। लेकिन एसेट होना चाहिए कि लोन मिले ठीक है, कि तुम्हारे बिजनेस पे कभी कभी एसेट्स भी नहीं देखता, बिजनेस के वैल्यूएशन देख लेता है कि अगर मानो तुम्हारा बिजनेस 5 साल 10 साल से चल रहा है, तुमने इतना बिजनेस दिया, तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट होगा ना। अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, तो वहां पर तुम कैसे बिजनेस दे रहे हो, ट्रांजेक्शन कितना कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा कौन कस्टमर्स है, उसका पार्टी डिटेल्स दिखाओ, बिजनेस का तुम अकाउंट्स मेंटेन भी तो करते होंगे, तो वो सब थोड़ा दिखाओ, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें दिखाना पड़ेगा। कभी कभी होता नहीं है तो सीएसईएमए को बोल के थोड़ा बना दिया जाता है, फिर वो प्रोजेक्ट बन के जाता है। तुम्हारा इच्छा है कि हमको 50 लाख का लोन मिल जाए, अरे कुछ नहीं तो अगर बेसिक लेवल में थोड़ा सरकारी सुविधा भी अगर मिल जाए तो मोटा मोटी अगर 50 ना मिला 10 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन बैंक वाले भी कोई पागल नहीं है, वो लोग भी वैल्यूएशन बेसिक लेवल में तुमको देखेगा, जो मैंने जिसका बिजनेस है उसको देखेगा कि भाई इस बंदे को लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो एक बेसिक लेवल में वो पूरा ट्राई करेगा, उसके बाद ही वो तुमको लोन देगा। फिर तुम्हारी एलिजिबिलिटी कितना सैंक्शन करेगा कितना नहीं करेगा वो बैंक के ऊपर है। अगर बिजनेस बहुत दिनों से चले आ रहे हैं तो उसका वैल्यू होता है। एक बिजनेस 10 साल से चल रहा है, नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप ही चल रहा है, लेकिन तुम 10 साल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाया, फिर तुम उसको कंपनी में कन्वर्ट करो, या फिर पहले पार्टनरशिप था अब कंपनी में कन्वर्ट करो, लेकिन बिजनेस है तुम्हारे पास। वैसा बिजनेस को लोन मिलना या प्रोजेक्ट के लिए फंड मिलना आसान होता है। एकदम बिजनेस शुरू करके ही कुछ जस्ट कागज में कंपनी बना के लोन के लिए चले जाओगे, ये नहीं होगा, नहीं बोल रहा हूँ मैं, इट्स डिफिकल्ट। मैंने होगा, प्रोसेस तो वही है, लेकिन मेहनत लगता है। फिर तुमको एसेट बैक करना पड़ेगा, जो बात ये कर रहा था। कुछ ना कुछ पापा से बोलो कि पापा हमारे कुछ जमीन है तो देखो, कोई प्रॉपर्टी है तो देखो, प्रॉपर्टी का पेपर गिरवी रखो। फिर बिजनेस के नाम पे ही लोन होगा, फिर कुछ ना कुछ मॉर्गेज मांगेगा।
अगर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट है, मुद्रा योजना, ये सभी योजना के तहत भी तुम थोड़ा अप्लाई करो, कुछ ना कुछ सरकार से थोड़ा सब्सिडाइज लोन मिल सकता है, और कुछ पैसा बैंक रिस्क ले सकता है, इस तरह से मिल सकता है। वो सब चोचला है, बहुत चोचला है, ये सब इतना आसान चीज नहीं है, हवाबाजी में नहीं होता है, घूमना पड़ता है, पापड़ बेलना पड़ता है। मैंने जिसके पापा का नहीं है वही लोग तो रगड़ेगा ना, ठीक है, और पापा का नहीं है ऐसे लोगों का संख्या ही ज्यादा है, ठीक है। अच्छा सर, देख रहे थे जैसे कि कोई एक कॉन्सर्ट हो रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं ना, तो बैंक से लोन लिया जाए, हाँ ले सकता है ना, बैंक तो लोन देने के लिए है। मतलब वो दे देता है बैंक, हाँ दे देता है, मैंने वही तो समझा रहा हूँ मैं। 1-2 करोड़ रुपए भी दे देगा सर। हाँ अगर तुम्हारा बिजनेस पे दम है, तुम कॉन्सर्ट का बिजनेस कर रहे हो, मानी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो तुम, ठीक है, मैटर इज नॉट कंसर्ट, इट्स इवेंट मैनेजमेंट। अगर इवेंट मैनेजमेंट में पैसा है, कौन किसको तुम काम देते हो, किसको तुम बुला के लाते हो, कैसा बड़ा बड़ा इवेंट तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उस इवेंट का क्या वैल्यूएशन है वो बैंक को आता है करना, ठीक है। 1 करोड़ 2 करोड़ दे देगा, मैंने क्या वैल्यूएशन देख के देगा ना। अब तुम दिलजीत दोसांझ जी को लेके आएगा, ठीक है, तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दिलजीत दोसांझ जी को लेके आ रहा है, तो बैंक को नहीं पता चलेगा कि दिलजीत दोसांझ जी का क्या मार्केट वैल्यू है, अरिजीत सिंह का क्या मार्केट वैल्यू है। तो 1 करोड़ 2 करोड़ देना क्या बड़ा बात है। तो तुम अरिजीत सिंह को लेके आ सकते हो, तुम्हारा कंपनी ये काम कर रहा है, तो बैंक उसको वेरीफाई कर लेगा, उसके लिए फील्ड ऑफिसर है, फील्ड ऑफिसर जाके देखेगा ये सच में तुम कर रहे हो कि मुंह में बोल रहे हो। बैंक का भी रिस्क रहता है ना भाई, बैंक का पैसा, बैंक का कोई जो मैनेजर है वो अपने पॉकेट से लेके आया था या दादाजी का पैसा है उसका, पब्लिक का पैसा लोन डिपॉजिट किया, वही डिपॉजिट का पैसा रोलिंग करते हैं वो लोग। तो ये कोई वेरी वेरी बेसिक बिजनेस सिस्टम, आप लोग बने रहो, धीरे धीरे सब पता चलेगा। इकोनॉमिक्स क्लास में ये सब बात करते हैं कि कैसे बैंक चलता है नहीं चलता है, यहाँ पर हम लोग लॉ पढ़ेंगे, पढ़ोगे, मजा आएगा सर, रेगुलरिटी मेंटेन रखो, सारा मजा एकदम सजा बन जाएगा। देख सर देख, तो बेसिकली एक चीज आप लोग, मैं जो पॉइंट उठा रहा था कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फीचर्स, तो बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप था, आपके पास बेसिक लेवल में पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप का एडवांस लेवल एलएलपी था, लेकिन आप सबको छोड़ छाड़ के कहाँ जा रहे हो, कंपनी बनाने जा रहे हो, ठीक है, मैंने इट्स लेवल अप, ठीक है। कंपनी, अगर आपका खुद का बिजनेस हो, खुद का कंपनी हो, तो एक अलग फीलिंग्स आता है, कंपनी एक अलग लेवल में कैपिटल जुगाड़ कर सकता है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट करता है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कभी भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा, लेकिन आपका एक कॉर्पोरेट लेवल आइडेंटिटी मैंने हो, तो इन्वेस्टर्स आप पे भरोसा ज्यादा करता है, ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, इट्स जस्ट अ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उस एक्ट में उतना दम नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट में सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो है ही, जो हम लोग बिजनेस लॉ में पढ़ते हैं, उसके साथ कंपनीज के लिए अलग से लॉ। तो अगर मानो कोई इन्वेस्टर आप पे पैसा लगा रहा है और आप उसको डिच कर रहे हो, तो देयर इज अ लॉ, फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जब केस बनेगा तो उसके बेसिस में बेस बन जाएगा कि भाई इसके लिए लॉ है, इसने लॉ तोड़ा है, जेल में डालो, सिंपल। अगर बहुत ज्यादा फ्रॉड करता है तो फ्रॉड केस में 7 साल का जेल होता है, तो आगे आगे बताएंगे कि फ्रॉड केस क्या होता है नहीं होता। कंपनी लोगों से पैसा लिया एक नाम पे, फिर उसको यूज कर रहे हैं दूसरे काम पे, ए बोल के बी पे पैसा लगा रहा है, कंपनी जाएगा बाहर में, उसका ओनर जो है फ्रॉडुलेंट केस में उसका भी जेल होगा। तो कंपनीज एक्ट काफी दमदार है, ठीक है, और ये बिजनेस का हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉर्म है, चाहे किसी भी कंट्री में हो, इंडिया में तो ऑब्वियसली हम लोग इंडिया का ही लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन हर देश में ये कंपनी की सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। सर जैसे एक और होता है, जैसे वो कैसे होता है, जैसे मेरे पास इतना शेयर्स है, ठीक है, इतना शेयर दिखा के बैंक से लोन लेनी है, पढ़ते रह, सब धीरे धीरे पता चलेगा। वो भी होता है सर, जैसे शेयर्स दिखा के अरे बाबा हाँ, होता है। सब होता है, तो सुन सुन, अब बहुत कुछ जानना बाकी है, जैसे बात बात में क्वेश्चन मत किया कर, फिर फ्लो टूटेगा। हाँ सर। तुम क्या चाहते हैं, मेरा फ्लो टूट जाए? नहीं नहीं। बाकी लोग भी पढ़ नहीं पाएगा, तो भी पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, थोड़ा अपने आप में भी लिमिट लगा के रखो। ऐसे देख, हम लोग यहाँ पर कंपनीज का फीचर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, कंपनी का फीचर्स जानेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक थ्योरी दिया है, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी पे कुछ केस लॉ है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन बोल के एक बहुत फेमस केस स्टडी है। कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे मैं आपको क्या बोला, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट बोला ना, अभी कुछ देर पहले ही चर्चा कर रहा था कि कंपनी मार्केट से लोन लेता है या एलएलपी बिजनेस मार्केट से लोन लेता है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा सुविधा क्या है कि कंपनी का लोन
कंपनी के एसेट्स, कंपनी के बिजनेस देख के कंपनी को दिया जाता है। लेकिन जो कंपनी का शेयर होल्डर होते हैं, जैसे एक कंपनी है, उसका आप लोग शेयर होल्डर्स हो, ठीक है, आप लोग सभी कोई जो लोग ऑनलाइन में है, जो ऑफलाइन में, सब शेयर होल्डर्स हैं। तो कंपनी का जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स अपना बिजनेस के पर्सनल प्रॉपर्टी बना, मैंने बिजनेस किया, प्रॉफिट वगैरह का हिस्सा लिया, डिविडेंड लिया, फिर अपना प्रॉपर्टी बनाया। लेकिन जब एक बिजनेस मार्केट से लोन लेने जाता है, या मैंने एक कंपनी, तो कंपनी का एसेट लाइबिलिटी देख के कंपनी को लोन मिलना चाहिए, किसी शेयर होल्डर का प्रॉपर्टी देख के लोन नहीं दिया जाता। मैंने मुकेश अंबानी का सिंपल बात कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी का खुद का घर कितना बड़ा है ये देख के कभी मुकेश अंबानी को लोन नहीं मिल सकता। अदानी का कितना खुद का प्रॉपर्टी है पर्सनल लेवल, ये देख के कभी अदानी को लोन नहीं मिलना चाहिए। अदानी या अंबानी या जो भी बिजनेस हो, एरे गहरे नेथो गहरे, मैंने छोटा बड़ा मिला के जो भी बिजनेस हो, बिजनेस का लोन कंपनी लेवल में, बिजनेस का लोन मैंने कंपनी लेवल का बात कर, कंपनी लेवल का लोन आपको मिलेगा कंपनी के एसेट्स लायबिलिटी देख के, कंपनी के नाम पे कितना एसेट्स है, कंपनी के नाम पे कितना लायबिलिटी। क्योंकि ये कंपनी, यही चीज आपको मैं अभी बोलूंगा, देयर इज अ फीचर्स नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो ये देखो, पहले ही फीचर्स का शुरू में ही एक चीज बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी को बनाने वाला कौन है? लॉ। जैसे एक गाना है हिंदी में, एक भजन है कृष्ण भगवान का, आई डोंट नो, जो लोग थोड़ा बहुत भजन वगैरह सुनता है मैं भी कनेक्ट कर सकता है, बड़ा फेमस, बोले तू ही बनावे तू ही बिगाड़े, तू ही दादा तू ही पिता, ऐसे ही कुछ होता तू ही पिता तू ही, ऐसा करके कोई भजन है, है। हाँ, फेमस जगजीत सिंह का भजन है। तो उसमें एक लाइन है, तू ही बनावे तू ही बिगाड़े, ठीक है, मैंने भगवान ही है जो हमें बनाता भी है और वही है हमारा काम को बिगाड़ता भी है, ऐसा करके गाने में वो अपना भजन में अपना फीलिंग्स दे रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ये जो कंपनी लॉ है, इसको अगर मैं भजन में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो कंपनी को बनाने वाला भी लॉ है और कंपनी को बिगाड़ने वाला भी लॉ है, इसको जन्म देने वाला भी लॉ है, इसको मारने वाला भी लॉ है। अगर ये जो कंपनीज एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी बन गया तो उसको पावर मिल जाता है। क्या पावर मिल जाता है? सबसे बड़ा पावर है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पावर। ये वास्तव में एक कंपनी क्या है? कागज में कंपनी है, 4 लोग मिलकर चलाते हैं, लेकिन वो 4 लोगों का वैल्यूएशन से भी ज्यादा वैल्यूएशन उस पेपर का हो जाता है। अब कोई बोलेगा सर कंपनी तो चला रहे कुछ इंडिविजुअल इंसान, हार्ड मांस का इंसान, उसका वैल्यू नहीं पेपर का वैल्यू। हाँ सर, पेपर का वो कंपनी पेपर में है, कंपनी के नाम पे अपने सेपरेट लीगल एंटिटी जैसे हो जाता है ना, फिर वही कंपनी के नाम पे एक जगह बन जाता है कि भाई ये कंपनी का जगह है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके जाऊं, ये भारत को कौन रूल किया था लास्ट 200 साल? ब्रिटिश, ब्रिटिश क्या? ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया क्या? प्राइवेट है, प्राइवेट है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, है ना। और कहा जाता था, मैंने हम लोग इतिहास में पढ़े हैं और सब जानते भी हैं, ये एकदम हार्डकोर ट्रूथ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी जगह अपने कंपनी के नाम पे ही खरीद के रखा। ये जो पूरा कोलकाता, इसका जो ग्लोरी, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बना के गया था, है ना। ब्रिटिश का कैपिटल भी कोलकाता ही था, बाद में दिल्ली में 1911 के बाद शिफ्ट किया, वो भी 1930 तक कोलकाता से ही कंट्रोल किया, बाद में धीरे धीरे दिल्ली चला गया वापस से मैंने एक्चुअली भारत में दिल्ली बहुत बार कैपिटल रहा है, मैंने ब्रिटिश ही सिर्फ एकमात्र दिल्ली को कैपिटल छोड़ के कोलकाता को कैपिटल बनाया था, उसका अलग कहानी है, मैं उसके पीछे नहीं पढ़ूंगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, और वहां पर कंपनी का जमीन, कंपनी का एसेट, कंपनी का संपत्ति, हर चीज में कंपनी। कोई अकेला कोई ब्रिटिश का नाम नहीं था, कोई ऐसा राजा नहीं था ब्रिटिश में से कि इस राजा का है, इस रानी का है, ऐसा नहीं था। इट्स अ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का जमीन, ठीक है। और वो पहले बिजनेस करने आया था, फिर एक लोगों से खरीदते फिर सारा संपत्ति अपना कर लिया, फिर राजा लोगों को भी खरीदने लगा, फिर राजा लोग भी अपना जमीन दे दिया, जो किंग का एरिया होता था, फिर मैंने प्रिंसली स्टेट होता था, वो भी वो सब के अंदर आ गया। फिर हम लोग खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे कि इस तरह से फॉरेनर्स को पैसे के चक्कर में बेचना नहीं चाहिए। जैसे कोलकाता का जो जमीन था, इसका अगर कहानी आप लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ। कोलकाता में 3 गांव था, ठीक है, मेनली कोलकाता, ये मेन कोलकाता नहीं है। मेन कोलकाता इज नॉर्थ कोलकाता, जो श्याम बाजार एरिया है, श्याम बाजार, शोभा बाजार, धर्मतल्ला एंड बो बाजार, कॉलेज स्ट्रीट वाला एरिया एक है,
और उधर आपका साउथ में भवानीपुर टॉलीगंज के आसपास का जो एरिया है, हिंद सिनेमा उधर भी तो था। हाँ वो तो धर्मतला बोला। नहीं हाँ प्लीज मेरा बात को सिंप्लीफाई रखने दे, हाँ। बहुत कुछ बोलना होता है मुझे। तो 3 गांव मिला गया था। हम्म, अब तीनों गांव में जो मेन कोलकाता गांव है वो गांव का नाम है एक्चुअली वो एस्प्लैनेड एंड धर्मतला एरिया। अच्छा ठीक है, और ये शोभा बाजार और श्याम बाजार एरिया है उसका नाम था सुल्तानपुरी। इसलिए तुम देखना शोभा बाजार मेट्रो स्टेशन में आज भी जब भी मेट्रो रुकता है सुल्तानपुर। और हम लिखते हैं शोभा बाजार सुल्तानपुरी, वो उसका पुराना नाम है। हम लोग रियल में यूज नहीं करते बट हिस्ट्री को याद दिलाने के लिए वो सुल्तानपुरी नाम को पुट किया गया। ठीक है, और कोलिकाता जो है, कोलिकाता मैंने धर्मतला एस्प्लैनेड एरिया और कोलिकाता नाम से था। अच्छा ठीक है, और इवन जो कालीघाट है वो भी कालिकता के कोलिकाता के अंदर रहता था, और जो एक्सट्रीम थोड़ा भवानीपुर एंड उस तरफ और जा रहा है वो गोविंदपुर नाम से था। अच्छा गोविंदपुर। ठीक है, इस तरह से 3 गांव था। अब ये था बर्धमान एरिया में एक जगह है, वहां पर कुछ बर्धमान नहीं, हुगली और बर्धमान के बीच में आई थिंक मौसाग्राम या आसपास का कोई जगह होगा मे बी, ये समझ सकता है अरविंदो। तो वहां पर सावर्ण बोल के, साबोर्न बोल के एक कास्ट होता है, जमींदार कास्ट। उन्हीं लोगों का जमीन कोलकाता में था। मैंने ऑन दैट टाइम कोलकाता का कोई वैल्यू नहीं था। ऑन दैट टाइम बर्धमान वगैरह बहुत पॉपुलर था। बर्धमान का जो आसपास का एरिया वो वहाँ का लोग, प्लासी प्लासी उधर। वो सब हर जगह पॉपुलर था। हर जगह मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का तमलुक वगैरह बहुत पॉपुलर था। कोलकाता कुछ नहीं था। कोलकाता में सिर्फ लोग आता था कालीघाट मंदिर के लिए। ये शक्तिपीठ में से एक है, ओनली फॉर दैट रीजन कोलकाता था। बाकी ये जंगल था और यहाँ पर चूना का खेती होता था। मैंने लोग चून के, जो कोली चून जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कैल्शियम जो कार्बोनेट का जो होता है चून, उसका खेती करता था। और आसपास में मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह आसपास भी थोड़ा दूर दूर में था, तो ये खेती वगैरह ही होता था, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, लेकिन ये जमींदारी किसका था? वो सावर्ण जो जमींदार है उनका था। ये लोग ब्रिटिश को बेच दिया। अगर ये लोग नहीं बेचता, या ओवरऑल ये जो बेचने वाला कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेडिंग पर्पस में ये लोग इंडिविजुअल लेवल में जो बेच दिया, यही हम लोगों का बैम्बू कर दिया। अब जगह, हर जगह में कंपनी का नाम। ठीक है, समझ गए सर? वैसा और हिस्ट्री में नहीं जाइए। मैं आपको बस एक थोड़ा सा याद दिलाने के लिए बोला कि कैसे कंपनी के नाम पे जमीन वगैरह उस टाइम पे ब्रिटिश लोग रेडी किया था। और हम लोग जो ये पढ़ाई करेंगे ना, आपको ब्रिटिश लॉ का कनेक्शन इस पे बहुत दिखेगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये सिस्टम दुनिया भर में हर पॉपुलर मैंने डेवलप कंट्री में यही सिस्टम चलता है। वो अलग बात कि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, समझ नहीं पाए थे, इसलिए हमें तो लूट लिया। ठीक है, क्योंकि जब देखो भाई, घर पे इंसान एक नहीं रहेगा तो बाहर वाले तो लूटेगा ही, है ना। इसलिए चाहे कितना भी मैंने झगड़ा हो, कितना भी मतभेद हो, घर वाले को हमेशा एक रहना चाहिए। ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका पसंद मेरा पसंद अलग हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो नहीं था जिसके कारण हमारा इतिहास काला अक्षर, ठीक है, हो गया। नाउ पॉइंट इज दैट ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट से कंपनी के नाम पे जमीन हो सकता है, कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कंपनी के नाम पे बिजनेस हो सकता है। ये सारा पावर ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण ही आ गया, और वही कैरेक्टर्स कंपनी को मिल गया। इसलिए कंपनी जब बनता है, कंपनी के नाम पे ही सारा चीज होता है। फिर कंपनी का और भी कैरेक्टर होता है, परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कब तक रहेगा? जब तक कंपनी है। अगर कभी कंपनी को बंद करना है तो लॉ ही कंपनी को बंद कर सकता है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप, ऐसे करके बोलते हैं। लिक्विडेशन देखना, कंपनी लिक्विडेट कर रहा है। कंपनी लिक्विडेशन माने कंपनी बंद करना या कंपनी वाइंड अप करना, इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है। तो कंपनी को बनाने वाला भी लॉ है और कंपनी को बिगाड़ने वाला भी लॉ है। बिगाड़ना बहुत मुश्किल है, एक कंपनी खोलना बहुत आसान है, कंपनी बंद करना बहुत मुश्किल है। मैंने जैसे नॉर्मल दुकान, मेरा मर्जी मैं खोला, कल से मेरा मर्जी मैं कल से नहीं खोला, काम खत्म, पैसा हजम। 4 दिन दुकान खोला, मन नहीं लग रहा है, बंद करके घर आ गए। कंपनी के केस में ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी प्राइवेट कंपनी है, अगर सारा मेंबर एग्री है तो हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट का क्या है आगे आगे डिस्कस करेंगे। प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर होता है, मैक्सिमम 200 मेंबर होता है प्राइवेट में। बात को समझो, ऐसे सभी चीजें किताब के अंदर एकदम बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है।
मैं आपको सब कुछ समरी करके, जो भी मेरे सामने चीजें आ रहे हैं मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग सोच सकते हो कि सर इतना रैंडम बोलने से हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन मैं तो कहानी से समझा रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है। बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे रीड करोगे, खुद को भी तो रीड करना पड़ेगा, तब मेरा सभी बातें आपको कनेक्ट हो जाएगा, है ना। कहानी समझना जरूरी है ना। जैसे आगे आगे में बहुत सारा डिफिकल्ट लॉ आएगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, अभी आज भी करूंगा, देखो ना आप। क्योंकि अभी मैं ओवरव्यू स्टार्ट किया, तो पहले कहानी से मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं सेक्शन वाइज सब सेक्शन वाइज सब बात करूँ, क्योंकि एग्जाम में लिखने से नहीं होगा। आपको जो भी कहानी क्या है समझने की, नथिंग मोर देन दैट। ये सब कहानी थोड़ी ना आप लिख के आओगे कि सर ने पढ़ाने के टाइम पे बोला था कोलकाता 3 गांव मिला के था, ठीक है, ये इतिहास के कॉपी में लिख सकता है, लेकिन थोड़ी ना लॉ के क्लास। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फिर सावर्ण जमींदार जमींदार लोगों ने उसको बेच दिया, ठीक है, आप थोड़ी ना ये सब कहानी लिखोगे, ऑब्वियसली ना, है ना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कंपनी का पावर कितना है, और ये पावर कहाँ से आया, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट से ही आया, और वो आज भी चल रहा है, और बेहतर तरीके से चल रहा है। अभी तो और मजबूत हुआ लॉ, और मजबूत हुआ लॉ का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और ये सब मजबूत हुआ बोल के शेयर मार्केट चलता है। आप जब शेयर खरीदते हो कंपनी का स्टॉक मार्केट से, आप अंबानी को फोन करके पूछते हो क्या, अरे अंबानी साहब क्या भाव चल रहा है, पूछते हो? फिर कैसे खरीद लेते हो? लॉ के दम पे ना। जब अदानी का शेयर खरीद रहे हो, अंबानी का शेयर खरीद रहे हो, डीमार्ट का शेयर खरीद रहे हो, पूछ रहे हो फोन करके कि अंबानी साहब आपका 5 शेयर खरीदना चाहते हैं, क्या भाव चल रहा है, कुछ कम करिए? नहीं ना। तो फिर किसके दम पे? लॉ के दम पे। कितना पावर लॉ देता है ये समझना जरूरी है। अगर ये लॉ ना होता, ये स्टॉक मार्केट एटसेट्रा कुछ भी ना होता, समझे। बस लॉ को हटा दो, फिर देखो क्या हालत होता है। बिजनेस रहेगा, सब अपने अपने दम पे बिजनेस क्यों नहीं करेगा, बिजनेस जरूर रहेगा, लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें नहीं रहेगा। ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रहा है, ये नहीं रहेगा। फिर इंडिया का ग्रोथ का बात नहीं होगा, फिर इंडिया कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, इंडिया कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, इंडिविजुअलिस्टिक वे में चलेगा। अदानी बोलेगा हम यहाँ का राजा है, अंबानी बोलेगा हम यहाँ का राजा है, गोयनका बोलेगा हम कोलकाता का राजा है, नेवटिया बोलेगा हम इधर का राजा है ना। सब अपना अपना जगह चुन लेगा। इन्वेस्टर भी अपना बाहर से आएगा, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देगा, गवर्नमेंट बोल के कोई चीज नहीं रहेगा। गवर्नमेंट का अगर लॉ ही नहीं है तो गवर्नमेंट किस, एक कॉमन पॉइंट में तो आना है। तो सबको एक छत के नीचे कौन लेके आ रहा है? लॉ। कुछ लोग ना, लॉ थ्योरी है एक करने, लॉ थ्योरी का तो बात ही नहीं है। ये जो लॉ के किताब में लिखा रहता है, ऑब्वियसली इंग्लिश में 4 बातें लिखा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये 4 बातें जो इंग्लिश में लिखा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे आपकी जिंदगी में? ये लिखा हुआ चीजों का कुछ मेहनत मैंने इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये जो सब चीज लिखा हुआ है, ऑब्वियसली कोई बोलेगा थ्योरी है। कुछ लोग ऐसे करके डिसाइड करते हैं, सीए पढ़ेंगे, सीएस पढ़ेंगे कि सीएमए पढ़ेंगे। अगर किसी का मैथ्स वीक है, हम सीएस कर लेते हैं, उसमें अकाउंट्स नहीं करना पड़ेगा, मैथ्स नहीं करना पड़ेगा, हम सीएस पढ़ लेते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। अब लॉ क्या समझते हो? जस्ट बिकॉज इंग्लिश में 4 बातें लिखा, आपको लगता है आप रट लोगे इसलिए सीएस पढ़ना चाहिए? दिस इज नॉट अ राइट वे टू चूज एनी करियर। ऐसे थोड़ी होता है, ये थ्योरी नहीं है। ये हमारा इकोनॉमी को चलाने का एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को लीगल तरीके से आपके सामने रखा जा रहा है। इसके बेसिस में ही सारा अकाउंटिंग का खेल चलता है। लॉ नहीं रहेगा, कोई हिसाब किस चीज का हिसाब करोगे? तो अगर आप ये सब कनेक्शन ही नहीं समझोगे, तो फिर क्या मतलब है? क्या रटोगे? रटो, रटना जरूरी है, एग्जाम में आपको याद करके जाना पड़ेगा। बट क्या रटोगे, क्यों रटोगे? चलो देखो, अभी तो बस शुरू है, कहानी कुछ बाकी है। कोई कोई ऐसा, किसी किसी को उल्टा होता है, किसी किसी को लगता है कि हम थ्योरी पढ़ लेंगे, रट लेंगे, सब हो जाए। किसी किसी को आई, जो लोग मान के, कुछ लोग ना ऐसे परसेप्शन से थे, मेरा बचपन में अकाउंट्स बहुत अच्छा था, मेरे को तो 90+ मिला था। देखो, मैं आप लोगों को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक कॉमन सेंस में, जितना मेरे को स्टूडेंट हैंडल करके, स्टूडेंट के साथ इतना दिन बिताया, और जिस तरह से यूथ नर्चर करने का एक मेरा एटीट्यूड भी है, तो उससे मैं जो समझा वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कोई बात आपके दिल पे चुभ जाए, मैं किसी को चुभाने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ।
ठीक है, मैं जस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू एज ए टीचर रख रहा हूँ। जैसे कुछ लोग थ्योरी क्यों चूज किया, मैं आपको बोला, लेकिन वो थ्योरी है नहीं, वो एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको थ्योरी के नाम पे रटना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि हम बचपन में 90+ अकाउंट्स में लाए थे, हम अकाउंट्स करेंगे, सारा दिन दिन हम सिर्फ अकाउंट्स ही करेंगे, पीएल बैलेंस शीट टैली कराते रहेंगे, हम कभी लॉ नहीं पढ़ेंगे, हमको बोर लगता है, लॉ देखने में हमको नींद आता है। ऐसा भी मेरे को स्टूडेंट मिलता है। लेकिन क्या ये भी कोई सही बात है? ऐसा है सर, लॉ वगैरह वो थ्योरी ना हमसे दिमाग में घुसता नहीं है, बोर लगता है सर, नींद आ जाता है। भाई तुमने कुछ समझा ही नहीं, कॉलेज में ऐसा होता था। तुमने कुछ समझा ही नहीं। ये पढ़ाई क्या है तुमने यही नहीं समझा। ये तुमने सीए में क्यों चूज किया, तुमको पता ही नहीं है तुम किस राह पे चल रहे हो। इसीलिए तो इतना लोग क्वालिफाइड तो हो चुका है, मैंने सीए का बात नहीं कर रहा, नॉर्मल सो कॉल्ड ग्रेजुएशन, सो कॉल्ड एमबीए भर पड़ा है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता, या कंपनी में जाता है तो रिजेक्शन ही मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी चलाने के लिए ज्ञानी लोगों का जरूरत है, डिग्री वाला लोगों का नहीं, पास सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। आपको मतलब पता होना चाहिए, आप तो बिना मतलब का चल पड़े। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर ये सब चीजों का जो भी टॉपिक हमको पढ़ाया जा रहा है, जैसे हम लोग कंपनी एक्ट 2013 लेके बैठ गए आज, अगर ये सब चीजें पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है, लोकसभा में राज्यसभा में मारपीट हो जाता है, मैंने मारपीट इन द सेंस झगड़ा हो जाता है, ठीक है, बहुमत नहीं होता तो लॉ पास नहीं होता, वो लोग इतना पागलपंती कर रहा है, बीजेपी टीएमसी कम्युनिस्ट, ठीक है, सब मिलके कोई इधर कोई उधर कर रहा है, बिक जाता है, मैंने मेजोरिटी के लिए, ठीक है, लाखों करोड़ों का डील करता है पॉलिटिकल लोग, ठीक है, ये इस पे आरोप लगाता है, वो इस पे आरोप लगाता है, और हम लोग इधर रट्टू तोता बनने के लिए आए। मेरा बात का मतलब समझो कि पार्लियामेंट के अंदर लॉ को पास कराने के लिए माथा फटाफटी है, और हम इधर थ्योरी और मैंने कैलकुलेशंस के पीछे पड़े। अरे भाई आपको सब जानना है, यही मेरा कहने का मतलब है, आपको अकाउंट्स भी जानना है और उस अकाउंट्स के पीछे का बेस को भी जानना है, क्योंकि लॉ के बिना बिजनेस नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एक देश में प्रॉपर लॉ नहीं है तो कभी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा देश में नहीं आएगा, और इन्वेस्टर पैसा नहीं डालेगा बिजनेस पे, ग्रोथ नहीं होगा, तो अकाउंट किस चीज का करो, जॉब कहां से मिलेगा, ग्रोथ कहां से आएगा, जीडीपी कहां से बढ़ेगा, लिक्विडिटी कैसे? कैसे होगा, इकोनॉमी कैसे चलेगा? लॉ बेस है सर इकोनॉमिक, हर चीज का अपना काम है। सब्जेक्ट के अंदर बाइफर्केशन मत करना कि हमें ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, ये सब बचपन वाला तरीका छोड़ो, वो सब दिन चला गया। हमको मछली अच्छा लगता है, चिकन नहीं, चिकन अच्छा लगता है, सब्जी नहीं, आपको सब खाना है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। हाँ अगर आप भेज हो तो भेज ही खाओ, उसमें मैं नहीं बोलूंगा, जैसे मैं भेज हूँ, ठीक है, मैं प्योर भेज हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं चिकन मटन खाने नहीं जाऊंगा, लेकिन भेज में जितना वेराइटी है सब खा लो। आपको लालच नहीं आता है? हाँ लालच नहीं तेरे को भेज खाने का लालच आता है? हाँ सर्विस तो आता आता है? लालच हाँ लप लपा एल्पेनली में थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, ये सब पर्सनल मैटर्स है, हाँ ठीक है, खान पान पर्सनल चॉइस है, बट हाँ ऐसा खान पान रखो ताकि सीरियसली, ऐसे मेरा पहले बहुत प्रॉब्लम था, मैं बहुत चूजी था खाने पे, तो जैसे मैं सब्जी वगैरह ना ठीक ठाक से नहीं खाता था, फल फ्रूट्स ज्यादा नहीं खाता था, तो मेरा वो बहुत प्रॉब्लम था, पेट का बहुत प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम बहुत डॉक्टर दिखाया, दवाई खा के कितना दिन, फिर लास्ट में एक डॉक्टर मिला, उसने बोला कि आप कितना डॉक्टर दिखाओगे, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा आपका, आप एक काम करो फूड हैबिट्स में चेंजेस लाओ, तो बोला साग सब्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ, एंजाइम सिस्टम बेहतर करो, तुम्हारा ये पेट का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कम से कम 10 साल इसको लेके भुगा, कहीं पर भी जाता था, कहीं कहीं बाहर का पानी पी लेता था, आज भी सेंसिटिव है, इसलिए पानी हमेशा कैरी करता हूँ या फिर खरीद के ही पीता हूँ। मैंने पानी चेंज होने से ही मेरा लिवर में कुछ ना कुछ हो जाएगा, और पेट का दर्द, उल्टी, या फिर वॉमिटिंग सेंसेशन, सबसे बड़ा बात खान पान छोड़ने के आंख अंदर घुस जाएगा, इसलिए बाहर जाके कुछ खा ही नहीं पाता था। तो मेरे घर पे मेरे को लोग बोलते थे तेरे पेट में कुछ हजम नहीं होता, बात हजम का नहीं है, कुछ लीवर का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको ठीक किया, अभी बहुत कुछ बाहर में खा लेता हूँ कभी कभी, कुछ नहीं होता है, इसका मतलब मेरे मतलब जो डाइजेशन सिस्टम है उसको मैं बेसिकली
मैंने सब्जी भरपेट खाता हूँ, चूज ही नहीं करता हूँ, जो मिले खा लूंगा। आज के डेट में लास्ट 10 साल से मैं ये हैबिट जनरेट किया, जो सब्जी मिलेगा मैं खा लूंगा, ठीक है, चाहे अगर नून थोड़ा कम भी होगा तो दिक्कत नहीं है, खा लूंगा। और फ्रूट्स भी सब खा लेता हूँ, कोई चूज ही नहीं कि ये फ्रूट्स नहीं खाता, वो फ्रूट्स नहीं खाता। हाँ बस वेज फॉलो करता हूँ। एक जमाने में मैं मांस मछली सब खाया, लेकिन अभी मांस मछली अंडा ये सब छोड़ दिया मैं। ऐसे कोई मैटर नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हो कि मैम प्योर वेज है, उनके कारण एक तरह से कर लिया, क्योंकि एक फैमिली में रह के दोनों अलग अलग हैबिट्स में। मैम बचपन से है प्योर वेज, अग्रवाल है, मारवाड़ी लोग हैं, तो ऐसे मैम बोलते हैं बाहर खाने के लिए, लेकिन हमारा बाहर निकलेंगे मैम एक रेस्टोरेंट में, हम रेस्टोरेंट में, ऐसे थोड़ी होगा। तो इसलिए किसी ना किसी को तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, और तैयार में झुकना अच्छा बात होता है। चलो आ जाओ। नहीं तो मेरे को सब पता है कि ये चिकन और तंगड़ी कबाबों के टेस्ट क्या होता है, आई नो दैट। तू बोला ना सर आपको लालच नहीं आता, यस आई नो, ठीक है, लेकिन सीरियसली अभी और लालच नहीं आता है, एक जमाने में आता था। जैसे मैं अंडा का बहुत शौकीन था, स्पेशली अंडा पोच, अंडा ऑमलेट बहुत शौकीन था, कहीं पर रास्ते में थी अंडा खा लो। तो मैम बोलते थे खा लो आके। तो अभी तो क्या है ना, अब वो जमाना नहीं रहा, चेंज कर लिया हैबिट, कोई बात नहीं। खाने में भी मिर्ची दे के ना। आज हो गया, तू अभी खाना का टेस्ट मत ले, बट कंपनी एक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देख भाई कहानी के किस्से में बोल रहा हूँ, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, फीचर्स में डिटेल्स चर्चा है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, एक कंपनी हैंड टू हैंड चेंज होता रहेगा। मैंने सिंपल बात है कि मेन में गो मेन में कम, बट कंपनीज लाइफ इज नेवर एंडिंग सिचुएशन। मैंने कंपनी ऐसे, इसको अगर हिंदी में बोलूँ तो ऐसे बोला जा सकता है कि ओनर आता जाता रहेगा, मालिक चेंज होता रहेगा, बट कंपनी कभी बंद नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को परपेचुअल सक्सेशन बोलता है। इसलिए टाटा कंपनी बना था 1910 में, अभी 2024 चल रहा है, कंपनी चल रहा है, रतन टाटा तो चले गए। तो टाटा फैमिली में सच तो और कोई बचा नहीं है। ऐसे है, उसका एक भाई है जिसको अभी चेयरमैन बनाया गया, उसका वही क्या बोलते हैं उसको, मैंने सौतेला भाई। नोएल टाटा। हाँ नोएल टाटा, ठीक है, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेप ब्रदर, हाँ स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर है। मैंने ऐसे कोई कोई एक ही माँ का, हाँ, चाचा का नहीं, आई थिंक क्या दो शादी है, ऐसा कुछ एक मैटर हो सकता है। हाँ सर। हाँ हाँ, दो शादी ऐसा कुछ है ना, ये अरविंद बोल रहे हाँ हैं। सर। हाँ सर। हाँ मैंने रतन टाटा के बाबा दुटो भी है, ताई तो। है सर। हाँ, अच्छा, रतन टाटा का पापा का दो शादी है, वो दूसरे माँ का लड़का है, लड़का, इसी को बोलते हैं step। उसी को स्टेप ब्रदर बोलते हैं, सौतेला भाई उसी को बोलते हैं। बाकी तो नीस नीफू ऐसे बोलते हैं, निफ्यू तो नहीं। ठीक है, तो वो फॉरेन का टाटा का जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको संभालता था इतना दिन से। तो अभी उसको टाटा ग्रुप का कंप्लीट चेयरमैन बनाया गया, कि वही आखिरी अभी तक बचा हुआ है, और उनका बेटा बेटी लोग भी है, नोएल टाटा का फैमिली है, तो शायद उन्हीं लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हाँ ना सर, पूरा नहीं सर। भाई भी तो है। কি বলছো? না স্যার পুরা না, পুরোটাই স্যার ট্রান্সফার করেনি, কিছুটাই স্যার টাটা ইয়ে আছে, ওই কিছুটা চন্দ্রশেখরের চন্দ্রশেখরের নটরাজ अंडर হবে। কিছু আছে, হ্যাঁ। पूरा ट्रांसफर नहीं किया, कुछ चंद्रशेखर के पास भी है, जो टाटा का सीईओ है, और मैंने टाटा ग्रुप का चेयरमैन भी है। और उसके साथ साथ कुछ टाटा ट्रस्ट के पास भी कुछ काफी सारे शेयर होल्डिंग्स होते हैं। टाटा का एक ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट भी देखता है उसको। चलो वो टाटा का बिजनेस कॉन्सेप्ट बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कंपनी बनाना बहुत ही, मैं बोला ना आपको, कंपनी बनाना बहुत इजी है, बट कंपनी बंद करने में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतना सारा शेयर होल्डर एग्री होगा तब ना कंपनी बंद होगा। स्पेशली अगर पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर होता है। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब अनलिमिटेड मेंबर्स को एक साथ एग्री करना इतना आसान थोड़ी है। इसलिए कंपनी बनाना आसान है, कंपनी बंद करना बहुत मुश्किल। चलो ये सब बात आगे आगे पढ़ेंगे। फिर लिमिटेड लायबिलिटी में तो आज सुबह से एकदम मैंने स्टार्टिंग से बोले जा रहे हैं। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या जुडिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब है कि कंपनी जो है ये नेचुरल तो नहीं है। नेचुरल है क्या कंपनी? क्या कंपनी नेचुरल है हम आपके तरह, 2 पैर 2 नाक 2 हाथ, ऐसा है क्या?
हार्ट, ब्रेन कुछ भी नहीं है। तो इसको जो भी पावर मिलता है किससे मिलता है? जुडिशियरी से मिलता है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अच्छा, ठीक है। जुडिशियल जुडिशियल माने लॉ, जुडिशियल माने लॉ ना। जुडिशियल माने কি জুডিশিয়ারি থেকে যেটা আসে সেটাকে জুডিশিয়াল বলে। জুডিশিয়ারি মানে কি? লॉ। तो ठीक है। तो जुडिशियल कॉन्सेप्ट से ही कंपनी को पावर मिला, कंपनी को ताकत मिला, कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना, कंपनी के नाम पे एसेट्स बना, कंपनी के नाम पे लाइबिलिटी बना, कंपनी के नाम पे बिजनेस बना, सब कुछ कंपनी के नाम पे। तो ये कहां से आया? लेकिन ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं। क्योंकि कंपनी का खून, शरीर में खून दौड़ता है क्या? कंपनी के शरीर में खून दौड़ता है? कौन सा ग्रुप का रखते हैं? कोई ग्रुप का रखते हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन का मतलब है कि हमारा लॉ ना, ये इनकम टैक्स में भी तुमको दिखेगा, दूसरे लॉ के अंदर भी तुमको पर्सन्स का कॉन्सेप्ट दिखेगा। पर्सन का मतलब है कि एक व्यक्ति जैसे आइडेंटिफाई होता है, ऐसे कंपनी भी आइडेंटिफाई होता है एक व्यक्ति की तरह। जैसे एक इंसान एक कंपनी के साथ डील कर सकता है। जैसे मानो आप निरंजन, आप एक इंडिविजुअल इंसान हो, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट ऐसा हो सकता है या है ना? तो आप अगर मानो किसी कंपनी के साथ डील करना चाहते हो, उसके ओनर के साथ नहीं, आपका डील सीधा कंपनी पेपर के साथ होगा। कैसे करोगे फिर, अगर वो भी एक पर्सन नहीं होगा तो? तो इसका मतलब लॉ, जब एक कंपनी के साथ एक इंडिविजुअल का, एक कंपनी के साथ दूसरे कंपनी का डील कराता है, तो उसको पर्सन के रूप में मान रहे ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे चलो थोड़ा कंट्रोवर्सी, मेरा आदत है कंट्रोवर्सी करना समझाने के लिए, ठीक है, किसी के अंदर आग जलाने के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन अभी देखो मैं कुछ बोलूंगा, हो सकता है किसी किसी को आग लग जाए, ठीक है। लेकिन पर्सनली किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ कंट्रोवर्सी करने के लिए। जैसे हम लोग हिंदू लोगों में मान्यता है कि हम लोग मूर्ति का पूजा करते हैं। ओके, देखो सर, डाइवर्ट नहीं होना, मैं एकदम पॉइंट पे बात करूंगा। आप लोग ये मत समझना कि मैं डेविएट हो रहा हूँ, ठीक है। हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं और हम लोग मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब कुछ धर्म के लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा एक माने इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे बहुत सारे धर्म है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये लोग मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता। ओके, नो इशू विद दैट। लेकिन मैं इसको एक तर्क दे रहा हूं हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, ठीक है। मानना ना मानना अपने ऊपर है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। देखो आप क्या, मैं बताता हूँ। अब मूर्ति पूजा में प्राण प्रतिष्ठा, जैसे रामलला का जब राम मंदिर बना था, तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा वाला सेरेमनी जो था, वो सेरेमनी को लेके भी काफी लोग, जैसे इवन कम्युनिस्ट लोग, धर्म तो छोड़ो, हिंदू धर्म के अंदर भी जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, ये लोग भी तो ये सब नहीं मानते। तो बोले शंकराचार्य की बात छोड़ो, उनका अलग पॉइंट है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बोला कि प्राण प्रतिष्ठा एक बेकार कॉन्सेप्ट है। पत्थर में कैसे प्राण आ जाएगा? बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। सच में पत्थर में कैसे प्राण आ सकता है? इसलिए तुम देखना बाकी कम्युनिटी में भगवान का मूर्ति कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म में ही आपको बहुत सारा भगवान का मूर्ति, गणेश का एक तरह का रूप है, कृष्ण का रूप है एक है, शिव का एक रूप दे दिया हम लोगों ने, है ना। ऐसे तो शिवलिंग का पूजा होता है, ठीक है, लेकिन शिव जी का अलग से हम लोग रूप ले रहे हैं। दुर्गा माता को ऐसे 10 हाथ दे के दिखा दिए। दीज ऑल आर सिंबॉलिक, दीज ऑल आर सिंबॉलिक, आम आदमी को समझाने के लिए, टू कनेक्टेड विथ आम आदमी, या टू मेक कनेक्शन विथ आम आदमी, ऐसे कॉन्सेप्ट है। नाउ पॉइंट इज दैट प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजा करके एक भगवान के, एक पत्थर पे भी हम लोग, इवन हम लोग पत्थर को भी पूजा करते हैं। कुछ लोग घर पे शीतला पूजा करते हैं, शीतला का मूर्ति नहीं करते, वो पत्थर बना के, पत्थर के ऊपर थोड़ा सा टीका लगा के, ठीक है, सिंदूर लगा के उसको भी पूजा करते हैं। देखना बहुत सारे हिंदू हमारे जो आसपास के गांव हैं भारत में, देखना वहां पर एक बरगद का पेड़ होगा, नीचे कुछ पत्थर रखा होगा, उसमें टीका काट दिया है, लोग उसको पूजा कर रहे हैं। बेसिकली इसमें तुम इलॉजिक नहीं बोल सकते। हमारे देश का ट्राइबल ग्रुप, एक समय में हर कोई ट्राइबल ही होता था। कुछ लोग आज भी जंगल में रह गया, कुछ लोग जंगल से बाहर आके सीमेंट का घर बना के अपने आप को सिविलाइज्ड, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन की पार्ट है। लेकिन जो लोग आज भी ट्राइबल है, वो लोग आज भी पत्थर का पूजा करते हैं। दैट मीन्स पत्थर का पूजा करना, नेचर का पूजा करना, ये एक प्रिमिटिव मेथड है। उसी मेथड का ही कॉन्सेप्ट से ये प्राण प्रतिष्ठा है कि एक पर्टिकुलर चीज को मानना, एक पेड़ को भगवान रूप मानना,
एक पत्थर को भगवान रूप मानना, इसका मतलब हर चीज पे, नेचर का हर चीज पे सम्मान रखना। लेकिन जब तुमको समझ में क्या है कि फिर शिव क्या है, दुर्गा क्या है, समझाने के लिए चलो दुर्गा माता ऐसा होगा, शिव भगवान ऐसा होगा, तो प्राण प्रतिष्ठा करके बेसिकली और कुछ नहीं, तुम्हारे साथ एक कनेक्टिविटी जोड़ देना, नथिंग मोर देन दैट। ठीक जैसे एक बिजनेस चल रहा था, उसको लॉ के द्वारा जुडिशियरी पर्सन मान के उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। जैसे ही उसका पेपर बन गया, जैसे ही उसका पेपर बन गया, अब करोड़ों का डील साइन हो रहा है। लेकिन क्या जब पेपर नहीं था तब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता था। प्राण प्रतिष्ठा हो गया कंपनी में, वो जुडिशियल पर्सन बन गया, उसके नाम पे एग्रीमेंट बन जाएगा, क्योंकि सबको ही मिलके उसको मान्यता दे रहा है। दिस इज कॉल्ड प्राण प्रतिष्ठा। हमें बोला ना, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। भाई दम है मेरे बात में, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे। इसके बारे में एक्चुअली मैं ये कहाँ से सीखा, स्वामी विवेकानंद, जो ग्रेट यूथ लीडर बोलो, मैंने साधु बोलो, जो बोलो आप, स्पिरिचुअल लीडर। स्वामी विवेकानंद के साथ एक राजस्थान का एक बहुत नॉलेजेबल राजा थे, जो फॉरेन से पढ़ के आया था, उनके साथ एक तर्क चल रहा था एक सभा में। तो स्वामी विवेकानंद को बोला कि विवेकानंद यानी स्वामी जी, आप मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं? तो इवन हमारे हिंदू सेक्ट के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो मूर्ति पूजा में प्रॉपरली बिलीव नहीं करते। इट्स ओके, मूर्ति पूजा में बिलीव ना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मूर्ति होता ही नहीं, एवरीथिंग इज फॉर्मलेस। लेकिन अगर किसी को मूर्ति में भगवान दिखे तो करना चाहिए। तो उसको समझाने के लिए विवेकानंद जी एक बहुत अच्छा बोला, आप मूर्ति पूजा पे बिलीव करते हो, आप इतना ज्ञानी साधु हो कि आप कैसे ये बात कर सकते हो? तो विवेकानंद ने उसको बहुत अच्छा एक सीख दिया। उस राजा का एक पापा का मूर्ति था, ठीक है, मैंने वो राजपुत्र था, उसका महाराज जो उसका पापा था, उसका एक फोटो था। तो बोला कि आपके मंत्री को फोटो हमारे सामने ले आने के लिए बोल सकते हैं? तो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फोटो लेके आया, तो विवेकानंद जी उसमें थूकने गए, थूका नहीं, स्पीटिंग करने का एक जस्ट एक्टिंग किए, तो वो भी तो एक अपमान है। तो राजा जो है ना, तलवार लेके गर्दन काटने के लिए रेडी हो गए। बोले हम तो मूर्ति पे थूक रहे, आपके पापा पे थोड़ी थूक रहे, तो इतना जलन क्यों हो रहा है? हम तो मूर्ति पे थूक रहे हैं, पापा पे थोड़ी थूक रहे हैं, तो इतना जलन क्यों हो रहा है? तो फिर मूर्ति पूजा अगर कोई लोग, कुछ लोग अगर मूर्ति बना के भगवान को सामने फील कर पाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसके लिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि पढ़ो। मेरा ये सब लॉजिक जितना डेवलप हुआ है, ये विवेकानंद जी को पढ़ के ही हुआ है। इसलिए मैं यूथ को बोलता हूँ, फालतू लोगों को सुनने के पहले, ब्रेन वॉश होने से पहले सही लोगों को पढ़ लो, सही लोगों को सुन लो, जिंदगी सुधर जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। किसी से हेट नहीं करोगे। ये दूसरे को हेट करने का जो एटीट्यूड है ना, इलॉजिकल लोग, मैंने लैक ऑफ नॉलेज वाले लोग करते हैं। अब नॉलेजेबल बन जाओ। मुझे किसी से हेट नहीं है, मैं किसी को हेट नहीं करता। जो मूर्ख है मुझे उस पर दया आता है, भाई कब सुधरेगा। ठीक है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दूसरे को हेट करना, किसी और के रिलीजियंस के बारे में टिप्पणी करना, या फिर गलत शब्द यूज करना, या फिर उसको अश्रद्धा करना, ये सब एटीट्यूड आपका ठीक हो जाएगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। इसलिए मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। सब सही है, सब में नहीं, गलत कोई नहीं है, सब सही है। बस एक सही और गलत के बीच में एक गैप होता है, वो गैप आपको फुलफिल करना। हर कोई सही नहीं है। देखिए, अगर हर कोई सही होता तो फिर मारपीट क्यों कर रहा है? सर अगर वही बात सब अपने हिसाब से सही। आपने ठीक है, लेकिन एक सच्चाई जरूर है, अगर सब सही होता तो रशिया यूक्रेन नहीं लड़ता, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं होता, हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश ना करता। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, देयर इज सम प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम यहाँ पे है ना सर, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मतलब रियलिटी से और ढंग से जुड़ा ही नहीं है। अगर साइंस जुड़ जाए ढंग से तो सर उतना प्रॉब्लम ही ना हो। जैसे कि तेरा इस चीज का जवाब मैं कभी बाद में दूंगा। हाँ सर, ठीक है, मतलब वही बात है। नहीं, इसका जवाब मैं कभी बाद में दूंगा, क्योंकि डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मेरे को पूछा गया था, सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब बताओ। मैं आपको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब बताया। ठीक है, कि कंपनी को कैसे मान्यता मिला, ये मान्यता का मैटर है। तो सपोज ये जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में, उसमें क्या हो, सपोज हम आए ये केस स्क्वायर, हाँ। वो हम किससे परिचित हुए? केस में मैं थोड़ी आपसे मिले थे। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं समझ गया। हाँ, ये आप एक ऑर्गेनाइजेशन से
कनेक्ट हो रहे हो, हाँ। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले हम ही हैं, हाँ उसको चलाने वाले नेचुरल पर्सन ही है। ऐसे केएसजी स्क्वायर कोई कंपनी नहीं है, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। हाँ, मैं बस एग्जाम्पल की तरफ से हाँ। सपोज मैं इसको देख के आया था, हाँ मैं आपसे मिला था ना इससे, तो ये जो आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, तो ये होगा या आपको मुझे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन केएसजी स्क्वायर है। यही होगा? मैं आर्टिफिशियल कहाँ से हूँ? मैं उस आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता हूँ। केजी स्क्वायर अगर मेरा बिजनेस है या मेरा कोचिंग है, उसका नाम है, तो मैं उसका ओनर हूं या टीचर हूं, जो भी बोलो, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं, वो मेरे को रिप्रेजेंट नहीं करता। ऐसे केजी स्क्वायर कोई कंपनी नहीं है ना। अगर कंपनी होता, अगर केजी स्क्वायर लिमिटेड होता, प्राइवेट लिमिटेड होता, तो ऑब्वियसली केजी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने वाला मैं हूं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वो ऑब्वियसली केजी स्क्वायर इज आर्टिफिशियल। रिलायंस कंपनी आर्टिफिशियल है कि मुकेश अंबानी आर्टिफिशियल? freelance- रिलायंस कंपनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मुकेश अंबानी उसका मालिक है। हाँ, ये ठीक है, मैंने सिर्फ इसीलिए डाउट हुआ, लास्ट में जो पर्सन है। नहीं, पर्सन शब्द को यहाँ पर लॉ एक आर्टिफिशियल चीजों पे भी पर्सन शब्द को जोड़ रहा है। इवन टैक्स में तो मंदिर मस्जिद को भी पर्सन बोला गया। मंदिर मस्जिद गिरजा, इनका भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है, भले ही उनको टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि ये सोशल काम ही करता है, लेकिन उससे भी इनकम टैक्स एज ए पर्सन काउंट किया है। उसको हम लोग आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ही बोलते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा लोकल अथॉरिटी, दे आर ऑल आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और कंपनी खुद भी एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, बट कंपनी का अलग से एक अस्तित्व कंपनी के नाम पे भी, लेकिन कंपनी के कैरेक्टर में सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सभी कैरेक्टर मिला के कंपनी का कैरेक्टर बनता है, जो आगे आगे मैं आपको और डिटेल्स में समझाता हूँ। देयर इज ए कॉन्सेप्ट नोन एज कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉर्पोरेट वेल क्या है मैं आगे चर्चा करूंगा। फिर आ जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, माने कंपनी बनने का प्रोसेस, कि कहाँ एक कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, क्या क्या चीजें लगता है, क्या प्रोसेस है, आई विल डिस्कस। आरओसी कौन है? रजिस्टर ऑफ कंपनीज बोलते हैं। इंडिया के हर स्टेट में एक एक आरओसी होता है, बट देयर इज 2 स्टेट्स जहां पर 2 आरओसी दिखता है, एक तमिलनाडु पे और एक महाराष्ट्र। क्यों? वहां पर कंपनी का संख्या ज्यादा है। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जैसे वेस्ट बंगाल में जितना कंपनी होगा वो सभी कंपनी कहाँ रजिस्टर होगा? आरओसी में रजिस्टर होगा। इसका डिटेल्स कहाँ मिलता है? ये जो पूरा कंपनीज एक्ट है, ये कंट्रोल करने वाला वेबसाइट देख लो, mca.government.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यही इस एक्ट को चलाते हैं। एक्ट्स एंड रूल्स में जाओ, एमसीए गवर्नमेंट, एमसीए सिर्फ इसी एक्ट को नहीं, देखो सबसे पहले कौन सा एक्ट दिया है? कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट, एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, व्यू मोर में जाओ, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज टू नेशनल फंड्स एक्ट, ये सभी एक्ट कंट्रोल करने वाला एक्ट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये हमारे देश का जितना भी कंपनी अफेयर्स है यही संभालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है। उसमें से जो एक्ट के बारे में हम लोग करेंटली पढ़ रहे हैं वो है कंपनीज एक्ट। जो कोर्स आप लोग कर रहे हो, या तो सीए कर रहे हो, या तो सीएस कर रहे हो, या फिर सीएमए कर रहे हो, इसमें से कुछ एक्ट है जो आपको डिटेल्स में, एलएलपी भी पढ़ाया जाएगा, पार्टनरशिप भी पढ़ाया जाएगा, और कुछ चीजें फाइनल लेवल में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। क्या लिखा है? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कहाँ देख रहा हूं मैं? एमसीए के साइड। हमारे देश में कितना आरओसी है, नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज देखो क्या लिखा है, appointed under section 609 of the Companies Act, covering the various states and union territories, are vested with the primary duty of registering companies and LLP floated in the respective states and union territories, ensuring that such companies and LLPs comply with statutory requirement। और ये देखो हर स्टेट में जहां जहां आरओसी है उसका यहाँ पर दिया है, कहाँ कहाँ। जैसे वेस्ट बंगाल में कहाँ है मैं आपको बोल देता हूँ। देयर इज अ प्लेस नोन एज रविंद्र सदन, मेट्रो स्टेशन है। रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन से नीचे उतर के आपको टुवर्ड्स पार्क सर्कस की तरफ जाना पड़ता है। उस रास्ते में जाते जाते फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे एक बिल्डिंग है, उसका नाम है निजाम पैलेस। उस निजाम पैलेस के अंदर बहुत सारे
ऑफिस है उसमें से आरओसी का भी ऑफिस दिखेगा। ऐसा था आज के डेट में सभी काम, आज के डेट में सभी काम ऑनलाइन में घर बैठे हो जाता है, लेकिन अगर कभी किसी को जाना है तो वो वहां पर जा सकता है। ठीक है, मैंने कंपनी बनाने का सारा पेपर्स एवरीथिंग कहाँ होता है, आरओसी में होता है। ठीक है, आरओसी का काम और डिटेल्स में मैं आगे आगे आपके साथ चर्चा करूंगा। অনলাইনে সবাই বুঝতে পারছে? হ্যালো, है सर। यस यस सर। सर। हाँ सर। ओके सर। देखो, तो कंपनी कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी क्या है, थोड़ा रुक जाओ, आगे बात करेंगे इसके बारे में। रजिस्टर विथ आरओसी, मैंने कंपनी बनाएंगे, उसका प्रोसेस सारा कंप्लीट आरओसी में होगा। इजी कंपनी फाइलिंग करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। आज के डेट में सभी काम इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, तो इसको सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली कैसे होता है उसका भी स्टेप्स वाइज आपको सिखाया जाएगा। फिर कंपनी बनाने के लिए शेयर कैपिटल का जरूरत है। ऋतिक, घर पे तू मार खाएगा, एक दिन तेरे माँ से बात कर, तो घर पे क्या करता है मेरे को खबर चाहिए। घर चल रहा है, नहीं, हम प्यास लगा था। घर चल रहा है, पढ़ ले और कुछ मिनट पढ़ेंगे उसके बाद प्यास कर लेंगे। एक शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे। कंपनी बनाने के लिए कैपिटल का जरूरत होता है, लेकिन कैपिटल का भी कुछ टाइप्स है। नॉमिनल कैपिटल होता है या ऑथराइज कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, सब्सक्राइब कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, कॉल्ड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। इजी है, लेकिन सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर ये समझ में आपको आता है तो देयर इज अकाउंट्स नोन एज कंपनी अकाउंट्स, वो भी समझ में आ जाएगा। ये समझना है, सब समझना है, किसको छोड़ के किसको समझेगा, सब समझना है। SPIC, अभी यही बोल रहा था, स्पाइस। ठीक है, उसके बाद देखो शेयर्स के बारे में बात करेंगे। दो तरह का शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है इक्विटी शेयर्स, क्या है प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब जवाब आपको इधर मिलेगा। ठीक है, फिर देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज एमओए एंड एओए। आज के डेट में किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने कंपनी स्टार्ट करना है, ये दो डॉक्यूमेंट्स के बिना कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। यही दो डॉक्यूमेंट्स है जो पहले आपको रेडी करना होगा। कौन रेडी करके देता है, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएमए, कोई भी ये रेडी कर सकता है। ठीक है, क्या होता मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स। ठीक है, बेसिकली ये दो डॉक्यूमेंट है जहां पर कंपनी अपना सारा ऑब्जेक्टिव्स, सारा डिटेल्स लिख के रखते हैं कि हम कौन हैं, क्या करने आए हैं। ये दिखा देता हूं ओरिजिनल आपको। ये देखो, रिलायंस का भी मेरे पास दिख रहा है, टाटा पावर का है, पेटीएम का भी एक था। देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो किताब ना पढ़ के ये सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो, आपको नॉलेज आ जाएगा। फिर किताब पढ़ के बस ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसका है, ये पेटीएम का है। ठीक है, आप जो भी कंपनी का बोलोगे वही कंपनी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको उसको वेबसाइट में मिल जाएगा। कंपनी कब बना था, उसका इनकॉर्पोरेशन क्या था, कहाँ पर हुआ था। जैसे पेटीएम कहाँ बना था, ये देखो कहाँ लिखा है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, माने अभी आरओसी के बारे में बोल रहे थे, उसी आरओसी में रजिस्टर है। कहाँ रजिस्टर हुआ है, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। क्या नाम से रजिस्टर हुआ था, पेटीएम का ओरिजिनल नाम जानते हो, 197 कम्युनिकेशंस, 197 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसी नाम कब हुआ था सर? 99 में, आई थिंक 99 या 2000, देखता हूँ सर। ये था 1922 को दिया गया। 1922 का तो ये मैंने लॉ चेंज हुआ था, वो 1922 का लॉ का बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, ये थोड़ा सा धुंधला सा हो गया है, 2001 में ये सर इसीलिए ट्रांजैक्शन पे 197 कम्युनिकेशन ऐसा कुछ लिखा रहता है। यस यस अरविंदो, यस। तुम यहाँ पर लिखो पेटीएम शेयर। ठीक है, पेटीएम शेयर प्राइस लिखने से आपको पेटीएम नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, पेटीएम इसका ब्रांड नेम है, कंपनी का ओरिजिनल नाम 197 कम्युनिकेशन, इसी नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है। पेटीएम उसका एक ब्रांड नेम, पेटीएम करो।
ठीक है, तो उसका ब्रांड नेम है। ऐसे बहुत बिजनेस है जिसका ब्रांड नेम अलग है और उसका कंपनी का नाम अलग है। ठीक है, अब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स में कंपनी कब आया था, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल कितना है नहीं है, सब कुछ पता चल जाता है, किस एरिया में हुआ था। जो आरओसी का डिप्टी रजिस्ट्रार होता है उसका नाम देखो, संजय सूद, साइन किया था। ये मैं पेटीएम को वेबसाइट से ही डाउनलोड किया था। फिर यहाँ पर अगर थोड़ा नीचे आ जाओ, बीच बीच में कंपनी का बिजनेस का मैंने ऑब्जेक्टिव बदला है, तो जब जब ऑब्जेक्टिव बदला है तो कंपनी इसका ऑल्टरेशन करता है। क्या करता है? ऑल्टरेशन, अमेंड करता है, रेजोल्यूशन पास करते हैं। कैसे रेजोल्यूशन पास होता है, कैसे ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ये सब एडवांस लेवल ऑफ कंपनीज एक्ट में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बेसिक्स में इतना नहीं है, बेसिक्स में जितना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लिखा है मैंने हाँ, मैंने उसका ऑब्जेक्टिव बदलता है तो ये लिखा है, ये बेसिकली नोटिस देके वो बोलता है जब भी कुछ चेंज होता है बोलता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ये सब होता है, ये सब लॉ के अंदर है। जब आप लोग प्रैक्टिसिंग बनोगे, ठीक है, तो आपको कभी भी कंपनी का चीजें बदल जाएगा तो आपको ये नोटिस लिखना है, ड्राफ्ट करना है, दुनिया को बताना है, मीटिंग में करना है। क्या करता है प्रैक्टिसिंग सीए सीएमए कॉर्पोरेट लॉ में, क्या करता है? यही सब तो करता है, ड्राफ्टिंग करना है। जैसे सीएस का तो सबसे ज्यादा काम है ये सब चीजें, लेकिन कंपनी में अगर सीएस नहीं है या सीएस के साथ साथ सीए भी ये चीज करता है, सीए में भी ये चीज करता है। अगर मानो कंपनी में एक बंदे को रखा है जो इसको सब काम आता है, सैलरी भी ज्यादा देता है, कर लेता, तभी तो पढ़ाया जाता है। भले ही लॉ का मेन काम सीएस करता हो, लेकिन क्या सीए सीएमए को लॉ नहीं पढ़ाया जा रहा है? तो फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है? अगर काम नहीं करवाता तो पढ़ाते हैं? ये देखो, ये तो रिजोल्यूशंस का डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपको। ऐसे ये क्या है, तो क्या लिखा है? जब ये बना था तब लॉ का नाम क्या था? 1956। ये चेंज होकर 2013 आया है। हम लोग जिस लॉ को पढ़ रहे हैं इसका नाम है 2013 कंपनीज एक्ट। तो इससे पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब 1956 हुआ करता था। ये चेंज होके, फुल्ली चेंज होके, अमेंड होके, ऑल्टर होके 2013 एक्ट आ गया। ठीक है, तो जो भी एक्ट पहले था, जो भी कंपनी पुराने एक्ट में था, वो ऑटोमेटिकली न्यू एक्ट में ट्रांसफर हो गया। क्यों चेंज करना पड़ा? कुछ चीजें मान्यता अमल के हो गया था, समय के साथ साथ चीजें बदलना चाहिए, इसलिए अमेंडमेंट करके चेंज किया गया। कुछ लॉ अभी भी पुराना सिस्टम पे चलता है। जैसे आप लोगों के सिलेबस में देखना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या साल यूज करते हैं? अभी भी 1872 ही बोलता है। सेल ऑफ, हाँ पागल, सेल ऑफ गुड्स में एक 1930 वाला होता है, तो 1930 अभी भी चेंज नहीं किया गया, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट अभी भी वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है वो ऑल्टर किया गया। लेकिन कंपनीज एक्ट में बहुत कुछ चेंज करना जरूरी था, इसलिए पुराना एक्ट से और मैंने नाम चेंज करके 2013 ही कर दिया। ये हम लोग के टाइम पे ही चेंज, लास्ट में जब हम लोगों का पढ़ाई कंप्लीट हो रहा था उसी टाइम पे ये 2013 आया। हम लोग मैंने ऑफिशियल पढ़ाई में 2013 को ज्यादा नहीं मिला, हम लोग 1956 पढ़ के ही क्वालिफाई हुए थे। लेकिन बाद में जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किए तो 2013 आ चुका था, तो फिर हम लोग अलग से पढ़े। फिर से ये लॉ पढ़ना पड़ा। ऐसे कॉन्सेप्ट सेम था, कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं था, कॉन्सेप्ट सेम था। देखो इसमें बेसिकली क्या लिखा है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव में, ये सब मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी, कि एक कंपनी का एमओए के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, कंपनी किस काम के लिए आया है वो सब लिखा रहता है। ये सब मैं आपको डिटेल्स में दिखा दूंगा। इवन चाहो तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। किताब में तो आपको चीजें सिर्फ डेफिनेशन वाइज देगा, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आप किसी भी कंपनी का एमओए या एओए चेक करोगे तो क्या लिखा है एक बार पढ़ो, ग्रोथ करो। To carry on the business, developing, designing, importing, exporting software products and service, including telecom related software service, ठीक है, रेडियो, टेलीविजन और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रॉडकास्टिंग एक्टिविटी एज मे बी परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। एक्चुअली जब 197 कम्युनिकेशंस बना था उस टाइम पे ये कंपनी क्या करता था जानते हो? रिजल्ट आउट करता था। ये जो डिफरेंट एग्जाम होता है ना ऑल ओवर इंडिया, एग्जाम का रिजल्ट पास में रिलीज करता था वेबसाइट के थ्रू से या मोबाइल में एसएमएस सर्विस के थ्रू से। ब्रॉडकास्टिंग का ही काम पहले पेटीएम स्टार्ट किया, इसलिए नाम था 197 कम्युनिकेशन। अब 197 के पीछे क्या रीजन आई डोंट नो, बट कम्युनिकेशंस कंपनी था ये पता था। उसके बाद देखो जैसे जैसे और भी चीजें बदला, ठीक है, देखो पूरा एकदम सारा ऑब्जेक्टिव दिया है कि क्या क्या काम पेटीएम करता है, लंबा लिस्ट है। अभी इसको पढ़ेंगे फिर पेटीएम का पढ़ाई हो जाए।
तो ये एमओए के बारे में हमें डिटेल्स में जानना है, ये एमओए रेडी कैसे होता है ये भी जानना है, ठीक है। देखो लिखा है डिफाइंस ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ वर्क ऑफ कंपनी, कि कंपनी क्या किस उद्देश्य से आया है और उसका क्या स्कोप है, यही एमओए में लिखा रहता है। और इसके बिना मैम क्या बोला कि इसके बिना कंपनी नहीं बनेगा, कंपनी बनाना है पहले एमओए बनाना, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। फिर आ जाता है एओए, इसमें क्या लिखा है कंपनी के लिए डिफाइन रूल, कि कंपनी क्या रूल फॉलो करेगा, रेगुलेशंस और बाइलॉस माने रूल्स के साथ अगर भी जुड़ा हुआ कुछ रूल्स है तो वो कंपनी कैसे फॉलो कर रहा है, क्या क्या रूल उनके ऊपर लागू होता है वो वहां पर लिख के रखता है। और कंपनी का अपना कुछ नियम है, वो नियम वहां पर लिख के रखता है कि हम शेयर होल्डर को कैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे चेयरमैन कैसे डिसाइड होंगे, ऑडिटर को कब रिक्रूट करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसका अपना कुछ नियम है जो लॉ, जो मेन लॉ के अंदर होगा। मैंने कंपनी का नियम कभी भी मेन लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। मैंने कंपनी मैंने तुम बोलोगे मेरा कंपनी मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, नहीं सर, तुम्हारा कंपनी तुम तुम्हारे हिसाब से जरूर चलाओगे, लेकिन कंपनी इस एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो कुछ भी कंपनीज एक्ट के अंदर है उसके बेसिस में ही आपको करना पड़ेगा। कंपनी हैज पावर टू अल्टर इट्स एओए थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशंस, अभी जैसे आपको दिखाया पेटीएम का, अगर कभी भी उसका कुछ पावर चेंज हो रहा है तो एओए में क्या कर रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहा है। और रेजोल्यूशन कैसे पास होता है ये डिफरेंट चैप्टर्स में आपको पढ़ा जाएगा। मीटिंग होता है, मीटिंग में शेयर होल्डर्स लोग आते हैं, फिर वहां पर वोट होता है, फिर अगर मैक्सिमम लोग चीजों में हाँ बोलता है तो पास होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके रेजोल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस में 50-50 वोट मिल जाए, माने 50% से थोड़ा ज्यादा मिल जाए, मैटर पास हो जाएगा। अगर स्पेशल है तो सब कम से कम 75% वोट चाहिए। ये देखो यहाँ पर देखो इसलिए दिया विद यूनिफॉर्म राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये क्या होता है वोटिंग राइट्स, आई विल डिस्कस। सिंपल बात है, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिसीजन लेता है कि बिजनेस कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कुछ भी करने से पहले शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए होता है। तो शेयर होल्डर के पैसे से बिजनेस चलता है, तो उनके परमिशन के बिना कंपनी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको बोला कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का खुद का कोई औकात नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी को बहुत औकात लॉ ने दिया है। लेकिन कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, उसका शेयर होल्डर, उसका मेंबर है ना, उसका मालिक लोग। तो मालिक लोग कैसे उसको पावर मिलता है, उसका वोटिंग राइट्स कैसे कंपनी के ऊपर लागू होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो मैं इतना आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आया कि ये कंपनीज एक्ट आपको क्या सिखाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या क्या चीजें डिटेल्स में जानना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली बेसिक्स है, बट ये बेसिक भी बहुत है अपने आप को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लीगली फिट करने। इसको छोड़ो यार, तो वो ऐसा ही पागल करता है हर क्लास में करता है। ये तो फिर भी शाम का क्लास है, सुबह स्टॉक मार्केट क्लास पढ़ता है, स्टॉक मार्केट क्लास में भी इसको नींद आ जाता है। मैं इसको सोचता हूँ कि ये सारा रात शायद मोबाइल ही करता होगा, ठीक है। या फिर तो डॉक्टर दिखा फिर खून का कमी हो गया फिर, तो फिर कैसे आ सकते हैं इतना नींद किसी को हर क्लास में। फूड चेंज करना, कुछ तो गड़बड़ है इसका, लाइट खाना, क्या हुआ है? तो ज्यादा खाता है मुझे लग रहा है। तो ऐसा मैंने मैंने रिच खाना खाता है, लाइट खाना, रिच खाना खाना पड़ता है। इडली खाएं, ढोकला खाएं। हाँ, अब इतना खाएगा तो इंसान का शरीर क्या क्या हालत होगा। मेरे ऊपर काम कर लिए 4 बार। भाई अल्प स्वल्प आहार और बक ध्यानम, ये एक स्टूडेंट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक स्टूडेंट कभी भी ज्यादा खा नहीं सकता तो फिर वो स्टूडेंट नहीं है। और स्टूडेंट का ध्यान बक की तरह होना चाहिए। बक नाम का जो पक्षी होते हैं जो मछली पकड़ के खाता है, 5 लाख, ठीक है। क्या क्या बोलो आप, मैं तो 2 जानता हूँ, स्वल्प आहार और बक ध्यानम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वल्प निद्रा, स्वल्प निद्रा, हाँ स्वान निद्रा। हाँ, स्वान माने कुत्ता, हाँ। के बाद प्राण निद्रा, स्वल्प ध्यानम, स्वल्प क्या, स्वल्प आहार, अल्प आहार, हाँ, अल्प आहार, अल्पाहार, गृहत्याग। क्या गृह त्याग, हाँ गृह त्याग करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। और एक क्या, 5 से 5, अगर ये सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट के अंदर नहीं रहेगा, अगर 5 में से 2 भी नहीं है तुम्हारे अंदर, तो फिर तुम स्टूडेंट कैसे बनो, फिर जिंदगी में उन्नति का आशा ही छोड़ दो, तुम्हारा वैल्यूएशन 0। नहीं मजाक नहीं है, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद को भी बोलता हूँ। एक टीचर का भी कुछ बेसिक लक्षण होना चाहिए, प्रॉपर टीचर का। तो उसमें मानो 5-7 जो भी लक्षण है, अगर मेरे अंदर 2-3 भी नहीं है तो फिर मैं कभी अच्छा टीचर नहीं बन पाऊंगा।
एटलीस्ट सारा के सारा बनेगा तो फिर ऑब्वियसली एक अलग लेवल का बात बनेगा, लेकिन एटलीस्ट 2-3 भी कॉमन चीजें आ जाए तो कुछ तो करूंगा यार। 5 से 3 होना चाहिए। ठीक है, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करो। देखो कंपनीज एक्ट, अब कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। मैंने इतना देर से मैं आपको मैंने बेसिकली फ्लो चार्ट से ही पूरा कंपनी लॉ का एक ओवरव्यू दे रहा था, लेकिन इसमें कुछ बातें थोड़े डिटेल्स में गए आपके क्वेश्चन के कारण, आप लोग जो पूछते रहे। नहीं तो अगर क्वेश्चन नहीं करते तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे के फिर कुछ पॉइंट्स में पहुंच ही जाते, लेकिन कुछ पॉइंट्स में मैं थोड़ा डिटेल्स में गया, कुछ पॉइंट्स में मैं बोला कि आपको आगे आगे बताऊंगा। जैसे कंपनीज एक्ट में अगर थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर देखो क्या बोला है इंट्रोडक्शन में, द कंपनीज एक्ट 2013 enacted to consolidate and amend the law relating to the companies. The Companies Act 2013 was preceded by the Companies Act 1956. अभी बोल रहा था, इससे पहले कौन सा लॉ था? 1956 वाला। यही बोल रहा था ना अभी कुछ देर पहले, वही चीज लिखा है। अब तुम देखो मैं जो भी बात किया मैक्सिमम बातें किताब में लिखा है कि नहीं देख लो। मैंने किसी को लग सकता है कि सर आप तो कहानी पढ़ रहे हो, किताब कहाँ पढ़ा रहे हो, तो देखो ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, the central government decided to replace the Companies Act 1956 with a new legislation. Now there is a point कि सर नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मैंने कॉन्सेप्ट में कंपनीज एक्ट का रोल क्या है? मैं आपको अभी कुछ देर पहले क्या बोला स्टार्टिंग में कि भाई जिस देश का कंपनीज लॉ या कॉर्पोरेट लॉ प्रॉपर नहीं है उस देश में बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। कंपनी हमारे बिजनेस देख के जरूर हम पे इन्वेस्ट करेगा, लेकिन अगर कंट्री का लॉ प्रॉपर नहीं होगा तो उस कंपनी में कभी भी बाहर का कंट्री पैसा लगाने के लिए नहीं आएगा। बोला ना अभी कुछ देर पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, तो बिजनेस का भी तो एक लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो 1956 वाला जो लॉ था उसमें मैंने लॉ था पर कुछ ऐसे जैसे कुछ पनिशमेंट था, 5,000 रुपया का फाइन। अब 5,000 रुपया फाइन में कौन डरता है? मर्डर कर दो 5,000। ठीक है, मर्डर का बात यहाँ पर नहीं होगा, बट कोई भी रूल तोड़ दो। सपोज तुमको फॉर्म सबमिट करना था, तुमने नहीं किया, फाइन क्या है? 5,000। अभी क्या कर दिया कि 5,000 का कॉन्सेप्ट जो था वो सब 5-5 लाख में बदल दिया। डेली का 5,000 का मैंने डेली 5,000 का फाइन, चेन पुलिंग के लिए वो तो ट्रेन का। हाँ। मतलब तुम समझ रहे हो, वही चीज कंपनीज एक्ट में काफी चीजें रूल बदला है, कुछ चीजें को मॉडर्न किया गया है जो पहले काफी बैकडेटेड था। तो इसीलिए ये बात यूज किया गया है कि टू कोप अप विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या कनेक्शन है? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस परफेक्ट नहीं है, एक फॉरेन कंपनी हमारे कंपनी में पैसा लगाएगा, अगर वो कंपनी चिटिंगबाज निकला, फॉरेनर का पैसा डूबा। अगर एक कंपनी चिटिंगबाज निकलेगा और उसका फॉरेनर का पैसा अगर डुबा देगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की जगह चिटिंग हो गया, तो फिर नेक्स्ट कोई भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में पैसा लाने के लिए रेडी नहीं रहेगा। और इंडिया का पास ऐसे पॉपुलेशन हाई है, इंडिया के पास माने जब तक बाहर का पैसा नहीं आएगा ना तो इंडिया में ग्रोथ होना थोड़ा स्लो हो जाएगा। ग्रोथ होगा लेकिन थोड़ा स्लो पड़ जाएगा, फंड का कमी हो जाएगा। तो इसके चक्कर के लिए इंडियन लॉ बहुत बेहतर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप देखोगे जितना समय जा रहा है करप्शन ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? आज से 15 साल 20 साल पहले, आज से क्या हो रहा है सर पता नहीं सर, तुम क्या, तुम्हारा उम्र ही क्या है, तुम क्या दुनिया देखे हो? 1990 का भारत देखोगे? थोड़ा देखो आंख उठा के, अगर इतिहास का किताब खोलो, पुराना डॉक्यूमेंट्री देखो, अगर हो सके तो पुराना म्यूजियम में चला जा, न्यूज़पेपर खोल। हर महीने में अगर एक करप्शन का न्यूज नहीं था तो मुझे बताना। तब तो मीडिया भी कम था, आज तो मीडिया और ज्यादा है। पुराने समय में बहुत ज्यादा करप्शन था सर। ज्यादा था लेकिन पता नहीं चला, मतलब अभी डिजिटल ये हो गया, सब सोशल मीडिया पे आ गया। अभी करप्शन है लेकिन पहले से बहुत कम हुआ है। अरे ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट, ऐसे ही कोई अपना पैसा ना, सबका पैसा 1 रुपया भी ना सबके लिए कीमती होता है। कोई अपना पैसा ना ऐसे ही फालतू में कहीं नहीं डाल देगा। एक मूर्ख आदमी भी समझता है कि कहाँ पैसा डालें और कहाँ ना डालें। कुछ लोग लालची लोग फंसते हैं। मूर्ख होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लालची होने में प्रॉब्लम है। ठीक है, फंसता किसका पैसा है? जो लालच होते हैं। मूर्ख लोग नहीं, कोई कोई बोले नहीं मैं समझ नहीं था, तो तुम्हारा समझ नहीं था माने तुम बेसिकली मूर्ख। तुम बोल रहे हो तो मैं मूर्खता के कारण मेरे साथ हुआ है? नहीं,
तुम अगर मूर्ख होते तो तुम्हारे साथ इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तुम फंसे लालच के कारण। यहाँ पर 5% नहीं 10% रिटर्न मिलेगा, पैसा डबल हो जाएगा। ये शारदा रोज वैली में किसका पैसा फंसा है? चिट फंड में किसका पैसा फंसा? जिसका भी फंसा हो, मेरे भी फैमिली में कुछ लोग हैं, अपना ही है, लेकिन जितना भी है लालच के कारण ही ना फंसा है। तो कोई ये नहीं बोल सकता नहीं हम उतना पढ़ा लिखा नहीं थे, समझ नहीं पाए। जाओ तो देखो, तो रास्ते में रिक्शा वाले लोग हैं, ठीक है, देखोगे तो अंगूठा छाप भी मिलेगा आपको बहुत सारे, ठीक है, वो भी कमाते हैं, पैसा है, खराब नहीं है। उनको तुम 10 में से कितना लोगों तुम फंसा सकते हो? देखो तो भिखारी लोग हैं जो भीख से कमाते हैं, देखो तो कितना लोगों को फंसा सकते हो, ट्राई करके देखो। मूर्ख है, बट इतना आसानी से फंसने वाला नहीं है, ट्राई करके देखना फिर मुझे बता, ठीक है। तो ऐसा बहाना बहुत लोग मारते हैं, तो समझ जाओ उसमें। नो पॉइंट इज द कंपनी 2013 में कितना सेक्शन है? टोटल 470 सेक्शन। तो क्या हम लोग अभी बेसिक्स में सब सेक्शन पढ़ लेंगे? नहीं रे बाबा, बेसिक्स में कुछ पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट का जो एडवांस लेवल है उसमें ज्यादा पढ़ेंगे, फिर बाकी कुछ पोर्शंस फाइनल में पढ़ेंगे। ये 3 लेवल मिला के आपको 470 सेक्शन पढ़ाया जाएगा, बहुत माथा खराब हो जाएगा नहीं तो। 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल है, मैंने तालिका करके 7 शेड्यूल बना के रखा है। द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। आपका किताब नहीं, लॉ, ये पूरा लॉ 29 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द एक्ट इज द फॉर्म ऑफ कंपनी रूल्स। कंपनीज एक्ट 2013 aims to improve corporate governance and simplify regulations, strengthen the interest of the minority investors, and for the first time legislate the role of whistleblowers and provisions relating to class action suit. Thus, this enactment seeks to make our corporate regulations more contemporary. Contemporary माने समय के साथ। Contemporary का मतलब क्या होता है? जिसको समय के हिसाब से बनाया जाए, माने मॉडर्न, जो अभी के लिए, ना बैकडेटेड ना बहुत ज्यादा फॉरवर्ड, समय के साथ कॉन्टेम्पोररी। एक डांस फॉर्म भी होता है कॉन्टेम्पोररी, ठीक है, फ्यूजन, मॉडर्निटी। वैसे बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, तो आपको क्या नोट डाउन करना चाहिए कि कंपनीज एक्ट में कितना सेक्शन है? 470 सेक्शन। कितना शेड्यूल है? 7 शेड्यूल। ये सब आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो, या पढ़ने के टाइम पे थोड़ा हाईलाइट करके अंडरलाइन करके पढ़ सकते हो। कंपनी तेरा क्या काम करने के लिए आया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए आया है। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सिंपल बात है, सारा रूल्स रेगुलेशंस कंपनी के लिए जो बना है वो सब फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरकार को प्रॉपर्ली टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जीएसटी का फाइलिंग टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन करने में देरी होगा तो सरकार का ग्रोथ रुकेगा। सरकार ने कंपनी रूल के लिए, जो कंपनी बनाने के लिए जो नियम बना के रखा है, जो सिस्टम फॉलो करने बोला है, सेबी का जो सिस्टम फॉलो करने बोला है, कॉर्पोरेट एक्ट का जो सिस्टम फॉलो करने बोला है, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल फॉलो करने बोला है, सब फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस टाइम पे जो भी आप ऑफिस में काम करते हो, आपको पता होगा, जो जिसका थोड़ा बहुत वर्किंग सेंस है वो इतना समझ लेगा कि हर कंपनी का अपना कुछ कंप्लायंस होता है, ठीक है, उसको टाइमली भरना पड़ता है, टाइम निकल जाने से पेनल्टी लगता है ना। इवन उतना छोड़ो, हम घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर देरी करके भरते हैं तो फाइन लगता है, गैस का बिल फाइन लगता है। तो इतना चीज तो कंपनी लेवल में भी कितना सारा होगा। अगर घर चलाने में 2-4 रूल टूट जाता है, प्रॉब्लम होता है, तो कंपनी चलाने में कितना रूल का फॉलो करना पड़ सकता है। दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस फॉलो करना। इस चीज को फॉलो करने को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस का मतलब क्या है? रूल फॉलो करके देश को चलाना। इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है? या गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ममता दीदी तो गवर्नमेंट करता है गारमेंट ना बना दिया वो तो, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, चीफ मिनिस्टर हो यार, कम से कम इतना तो ठीक बोल दो यार, ठीक है। पता नहीं यार, इनको उठाओ इनको पब्लिक तो नहीं उठाएगा, वोट बैंक रेशियो प्रॉब्लम है, भगवान ही उठा ले नहीं उठाएगा, देख के लगता है इतना जल्दी नहीं, काफी मेहनती इंसान है ना, काफी मेहनती, बहुत मेहनती है। उसको उसका मेहनत तो कॉपी करना चाहिए जिंदगी में, इतना मेहनती इंसान है। जो भी हो, तो गवर्नमेंट का काम क्या है? सारा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। और कंपनी के केस में हमें क्या करना है? कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को ठीक रखना। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपको मैं रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट निकलते हैं हर कंपनी। आपका कोल इंडिया का भी होगा, आप बोलोगे तो आपको मैं यहीं पर पढ़ा दूंगा कोल इंडिया का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो एक सीएस को रेडी करना पड़ता है, बाद में दिखाएंगे सर।
एक साथ सब दिखाने जाएंगे, टाइम पागल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अगर मेरा बस चले ना, हर पॉइंट में तुमको प्रैक्टिकल चीज दिखा, लेकिन इतना थोड़ा मेहनत आप भी करो, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा कभी। ठीक है, सीरियसली अगर मेरा बस चलता ना, कि अगर आप मेरे पास कोई टाइम का मैंने पाबंदी ना होता, मैं आपको हर पॉइंट में प्रैक्टिकल में लेके चला जाऊंगा। उसमें थोड़ा कहानी किस्सा और थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाऊंगा, लेकिन कर दूंगा। स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। ना हु इज द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स? हम आप जैसे लोग, ये जो हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बैंक का शेयर होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, है ना, इवन बैंक में पैसा रखते हैं। अगर लॉ रेगुलेशन सही है तब ना कर रहे हैं, नहीं तो क्यों होता? तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का, माइनॉरिटी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए। अगर ये सब सिचुएशंस प्रॉपर ना होता तो माइनॉरिटी इन्वेस्टर डर जाता ना, भाई यहाँ पर पैसा देने से ही पैसा कहाँ डूब जाता है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई रूल नहीं है। तब कभी शेयर मार्केट में अकाउंट खोलते, कभी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते, अपना पैसा घर पे रख लेते, सिंदूक में बंद कर देते, है ना। एंड द फर्स्ट टाइम द रोल ऑफ व्हिसल ब्लोअर्स। व्हिसल ब्लोअर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले क्या होता था, जब एक कंपनी चलता था, तो कंपनी के अंदर ना, वो अंदर में भी कुछ लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को बताता है कि लेकिन अब मानो आप एक कंपनी के मैनेजमेंट में काम करते हो, ठीक है, तो अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट में काम करते हो, आप लोग का थोड़ा सा पीछे थोड़ा वेट करिए, मेरा क्लास जस्ट 5-10 मिनट में कंप्लीट होगा, मैं बात जो आपको ठीक लगे। तो व्हिसल ब्लोअर्स का क्या काम है कि मानो कि तुम कंपनी के अंदर काम करते हो, तुमको पता है, सपोज तुम कंपनी का अकाउंटेंट, तुमको पता है कंपनी में गड़बड़ चल रहा है, कुछ घोटाला चल रहा है, कुछ बड़ा करप्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन कोई डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता कंपनी के अगेंस्ट में, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि आप अंदर में से कोई भी अगर कोई आवाज उठाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं, मैंने व्हिसल ब्लोअर माने क्या, सिटी बजा देगा, ठीक है, लेकिन उसका आइडेंटिटी सरकार कभी भी रिवील नहीं करेगा। हाँ सर, ये होता है, वैसे भी तो होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट। हाँ, विजिलेंस डिपार्टमेंट कंपनी मैंने बेसिकली कंपनी के अंदर ही कंपनी के अगेंस्ट में बात करने के लिए कोई ना कोई होगा, हाँ होता है। बट किसी को नहीं पता तो कौन है, वो आइडेंटिटी की बात। वो सरकार कभी उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा, समझे। ये रिस्की काम है ठीक है, रिस्की काम है, बहुत रिस्की काम है, उसके लिए अवार्ड भी मिलता है उनको, हाँ ठीक है, लेकिन वो भी रिवील नहीं करता कि कितना अवार्ड दिया जाएगा या किस तरह का। लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला वगैरह अगर कंपनी के अंदर हो तो वो सब चीजें कवर मिल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हिसल ब्लोअर्स। व्हिसल ब्लोअर्स को पावर दिया गया है, क्योंकि जहां कंपनी वहां पैसा, जहां पैसा वहां घोटाला, जहां घोटाला वहीं करप्शन, और जहां करप्शन सब खत्म। So this enactment seeks to make our corporate regulations more contemporary. इसीलिए लॉ को काफी बेहतर तरीके से डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कहाँ ये लॉ एप्लीकेबल होता है। ये जो एग्जाम वगैरह का जो स्कैम हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये सब फालतू क्वेश्चन है। कंपनीज एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, कंपनी का मतलब क्या है, सेक्शन वाइज इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और जो भी मैं आपको आज बोल रहा था सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, ये सब चीजें मैं नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को ही फिर कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, ठीक है, ये चर्चा करूंगा कि ये हाँ सोलोमन वर्सेस सोलोमन बहुत फेमस केस स्टडीज है। आप लोगों को एग्जाम में केस स्टडीज भी लिखना पड़ता है, तरीके से कैसे लिखना है, एग्जाम का क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, सब बताऊंगा सर। आज का क्लास समझ में आया सर? एक आइडिया मिला? बस यही मेरा आज का मेन पर्पस था कि आपको एक आइडिया दे दूं कि कंपनीज एक्ट पढ़ के आपको क्या मिलेगा, ठीक है, जो सिलेबस के अंदर से ही मैं बोला, लेकिन हाँ कुछ ऐसा बहुत बात है जो किताब में नहीं लिखा है, जो शायद मेरे दिमाग में है और मैं आपको मेरा वही चीजें शेयर की, ठीक है। थैंक यू सर, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय सर। ओके सर, टाटा, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय सर। बाय सर।